वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम कवर करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स, यानी कि आपका पार्ट 2। एंड यहीं से आपकी पूरी फिजिक्स जो है वो टोटल 15 लेक्चर्स में कवर हुई है। एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज 70 आउट ऑफ 70। एंड एटलीस्ट आपके 90% 95% के अबव मार्क्स तो आने ही चाहिए फिजिक्स में, जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है एक एक टॉपिक। एंड अगर कुछ रह गया होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर कराऊंगा। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें, वहाँ पे हमने ऑसिलेशन वाले पार्ट को देखा था। एंड इस वाले पार्ट में हम पूरे वेव्स वाले पार्ट को कवर करेंगे। यहाँ से आपको डुपलर इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, उसको डिलीट किया गया है। नाउ वेव की अगर मैं बात करूं, देखिए वेव हमारे पास क्या होती है। वेव हमारे पास एक टाइप की डिस्टर्बेंस होती है। क्लियर, यहाँ पे आप देख रहे हो जो वेव हमारे पास होती है एक टाइप की डिस्टर्बेंस होती है, जिसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्लियर, एनर्जी का ट्रांसफर हमारे पास होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्लियर, सो ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ वेव। अच्छा, एंड एक्चुअली इसमें हमारे पास जो मैटर होता है, क्लियर, एक्चुअली जो हमारे पास इसमें मैटर होता है, मैटर का फ्लो हमारे पास नहीं होता है, सिंपली ट्रांसफर हमारे पास क्या होती है, एनर्जी हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वेव हमारे पास होती है इसमें दोनों का ट्रांसफर होता है, चाहे आपका एनर्जी हो या फिर आपकी मोमेंटम हो, दोनों का हमारे पास ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, अभी हाल ही में जो JKPSI है यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। जो हमारे पास मीडियम होता है, क्लियर, मीडियम में वेव प्रोपगेशन के लिए हमारे पास क्या नेसेसिटी कंडीशन है। एंड ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे भी पूछे जा सकते हैं। आप के लिए मैं अलग से MCQ सेशन कवर कराऊंगा। क्लियर, ऑब्जेक्टिव एंड 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन। नाउ देखिए अगर मैं नेसेसरी कंडीशन की बात करूं, पहले हमारे पास जो मीडियम होना चाहिए, मीडियम में हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया होनी चाहिए एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन हमारे पास इनर्शिया की कंडीशन हमारे पास, दूसरी कंडीशन हमारे पास मीडियम हमारा इलास्टिक होना चाहिए। क्लियर, एंड तीसरी हमारे पास मीडियम में मिनिमम फ्रिक्शन हमारे पास होनी चाहिए या फिर मिनिमम रेजिस्टेंस हमारे पास होनी चाहिए मीडियम में, तभी जाकर हमारे पास जो वेव होगी उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। सो इनर्शिया, इलास्टिसिटी, फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस, चाहे आपको रेजिस्टेंस दे या फिर फ्रिक्शन दे वहाँ पे। क्लियर, सो ये हमारे पास होती है नेसेसिटी या फिर नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव इन ए मीडियम। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेव्स की। दो टाइप्स की वेव्स हमारे पास होती है, वन इज मैकेनिकल वेव एंड अनदर टाइप हमारे पास है नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्लियर, नॉन मैकेनिकल वेव्स आपको क्लास 12th में इन डिटेल चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का वहाँ पे पढ़ना है। नाउ मैकेनिकल वेव्स की अगर मैं बात करूँ, जो मैकेनिकल वेव्स हमारे पास होती हैं, दीज रिक्वायर मीडियम, किसके लिए, प्रोपगेशन के लिए, क्योंकि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। क्लियर, नाउ अगर मैं इनको फर्दर यहाँ पे कैटेगराइज करूँ, दो टाइप की वेव्स हमारे पास होती हैं, दीज आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। सो जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, या तो ये ट्रांसवर्स हो सकती हैं या तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं। क्लियर, या तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं। नाउ ट्रांसवर्स वेव्स की अगर मैं बात करूँ, जो ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास होती हैं, अच्छा इनमें क्या होता है बेसिकली, अगर ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, क्लियर, ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो हमारे पास पार्टिकल होता है, क्लियर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी कि वेव ऐसे जा रही है एंड जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का कुछ यूं वाइब्रेशन हमारे पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। समझ में आ रहा होगा, इसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर, इसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव इधर जा रही है एंड जो पार्टिकल्स हमारे पास है, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इस टाइप की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। सो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़िए, a wave in which the particles of a medium vibrate up and down at right angle to the direction in which the wave is moving। यानी कि अगर वेव यूं जा रही है, पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, क्लियर, अप एंड डाउन, यानी कि 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलरली, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव नाम दिया गया है। नाउ
अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं, यहाँ पे ये जो आपको एलिवेशन दिख रहा है, क्लियर, ये जो आपको एलिवेशन दिख रहा है, दीज आर एलिवेशंस, इनको हम क्रेस्ट बोलते हैं। एंड ये जो आपको वेव में डिप्रेशंस दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रफ। यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स हमारे पास। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ फर्दर, हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, वाटर वेव्स की अगर मैं बात करूँ, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। देन लाइट वेव्स की बात करूँ, लाइट वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, लाइट वेव्स हमारे पास होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव मतलब अर्थक्वेक वेव्स, बट अर्थक्वेक वेव्स हमारे पास जनरली 3 टाइप की होती हैं। एक होती है प्राइमरी, दूसरी हमारे पास सेकेंडरी एंड तीसरी हमारे पास टर्शियरी। ये हमारे पास होती है अर्थक्वेक वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स। जो इनमें सेकेंडरी टाइप हैं, सेकेंडरी हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी हमारे पास ट्रांसवर्स कैटेगरी में आता है। सो इसको याद रखिएगा। या फिर वाइब्रेशन इन है गिटार स्ट्रिंग, अगर आपने गिटार देखी होगी, गिटार में जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वो जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनमें बेसिकली वहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर मैं बात करूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखिए, a wave in which the particles of a medium vibrate back and forth or to and fro in the same direction as that of the wave। क्लियर, अगर वेव यूं जा रही है तो पार्टिकल्स भी ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं या फिर बैक एंड फोर्थ। अच्छा, जो ट्रांसवर्स वेव है, यहाँ पे हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्रेस्ट एंड ट्रफ। यहाँ पे आपको कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन दिखेंगे। क्लियर, कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन। कंप्रेशन कहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं, क्लियर, जो पार्टिकल्स हमारे पास हैं वो क्राउडेड हुए हैं या फिर वो कंप्रेस हुए हैं, इसको हम बोलते हैं दिस इज कंप्रेशन। एंड जहाँ पे आपको पार्टिकल्स, ये जो आपको रीजन दिख रहा है वेव का, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, क्लियर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रियर फ्रैक्शन। क्या हम बोलते हैं, रियर फ्रैक्शन। अगेन यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज आ गए हैं, सो कंप्रेशन, पार्टिकल्स दूर गए हैं, रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन, ऐसे हमारे पास होती है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग से आपको याद रखना है। नाउ अभी हमने बात की वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसवर्स वेव है, यहाँ पे वाटर वेव्स, लाइट वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स, कौन सी सेकेंडरी, यहाँ पे साउंड वेव्स। अच्छा, सिस्मिक वेव बट कौन सी प्राइमरी। एंड हमारे पास माइक की स्पीकिंग जो होती है, कोई बंदा माइक पे स्पीक कर रहा है या फिर जैसे अभी मैं यहाँ पे माइक पे स्पीक कर रहा हूँ, आप तक मेरी साउंड आ रही होगी, सो ये कौन सी वेव हमारे पास होती है, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। या फिर वाइब्रेटिंग ड्रम जो होते हैं, वूफर्स वगैरह जो होते हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो इन सब चीज़ों को आपने नोट डाउन किया होगा या फिर आपने यहाँ से स्क्रीन शॉट्स लिए होंगे एंड आप अपने जो नोट्स हैं वो मेंटेन कर रहे होंगे। नाउ देखिए एक बार फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्रस्ट ट्रफ, क्लियर। एंड यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज कंप्रेशन, देन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन, क्लियर। नाउ आपसे डिफरेंस पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, डिफरेंशिएट करिए ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव को। क्लियर, पहले क्या करेंगे आप, डायग्राम बनाएंगे। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। क्लियर, आप डायग्राम बनाएंगे एंड यहाँ पे शो करेंगे आप, ये हो गया क्रस्ट, नीचे ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। एंड यहाँ पे देखिए आप शो करोगे रियर फ्रैक्शन, यहाँ से कंप्रेशन, देन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, ऐसे आप वेव्स को बनाओगे। दूसरी जो डिफरेंस है, इट इज पार्टिकल्स वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्लियर, यानी कि डेफिनेशन लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप पार्टिकल्स वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्लियर, यानी कि वेव ऐसे जा रही है एंड पार्टिकल्स भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेव ऐसे जा रही थी, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं। अच्छा, जो ट्रांसवर्स वेव हमारे पास होती है ये सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड्स में फॉर्म होती है। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास होती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सभी में हमारे पास फॉर्म होती है। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव इट मे बी इलास्टिक या फिर नॉन इलास्टिक, यानी कि ये इलास्टिक हो सकती है या फिर नॉन इलास्टिक हमारे पास। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर मैं बात करूँ, ये हमेशा क्या होती है, इलास्टिक वेव्स। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रेशर डिफरेंस नहीं दिखेगा, कहाँ पे, ट्रांसवर्स वेव्स में। यहाँ पे आपको प्रेशर डिफरेंस दिखेगा एंड यहाँ पे आप फर्दर एग्जांपल्स लिख सकते हो, जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स मेंशन की लास्ट में। यानी कि इतनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं जहाँ पे आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। समझ में आया होगा, वेरी वेरी ईजी, क्योंकि आप क्लास 9th में भी पढ़ते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स की अगर मैं बात करूं, बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फ्यूजन के कारण हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, या फिर एक्सेलरेटिंग
एक्साइटिंग चार्जेस के कारण हमारे पास क्या होती है, इस टाइप की वेव्स फॉर्म होती हैं। अलग से आप कहाँ पे पढ़ोगे, इन डिटेल 12th में इसका चैप्टर। एग्जाम्पल गामा रेज, एक्स रेज या फिर रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट विजिबल, क्लियर, ये सभी हमारे पास क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। यहाँ पे 6-7 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको जानने होंगे वेव मोशन के। पहला यहाँ पे वेव लेंथ। वेव लेंथ सिंपली हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स या फिर ट्रफ्स। इनकी अगर ये मेरे पास है क्रस्ट और ये क्रस्ट, इनके बीच जो डिस्टेंस हमारे पास है दो क्रस्ट्स के बीच, सो ये हमारे पास कहलाती है वेव लेंथ लैम्बडा, क्लियर, ये हमारे पास कहलाती है वेव लेंथ लैम्बडा। या फिर एक ट्रफ और एक ट्रफ के बीच, यानी कि दो ट्रफ्स के बीच जो डिस्टेंस हमारे पास है, इट इज अगेन वेव लेंथ लैम्बडा। सो वेव लेंथ इज सिंपली डिस्टेंस दो क्रस्ट्स और क्रस्ट्स के बीच या फिर दो ट्रफ्स और ट्रफ्स के बीच जो डिस्टेंस हमारे पास होती है, इट इज वेव लेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा। एंड इसका जो यूनिट होगा हमारे पास, दैट विल बी सिंपली, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, जो वेव लेंथ का ऐसा यूनिट होगा, दैट विल बी मीटर। नाउ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस फ्रॉम मिडल ऑफ द वेव टू द टॉप ऑफ ए क्रस्ट या फिर बॉटम ऑफ ट्रफ। सो यहाँ पे हमारा क्रस्ट, यहाँ पे हमारा ट्रफ, यहाँ पे हमारा क्रस्ट, यहाँ पे हमारा ट्रफ। सो अगर आप देखोगे यहाँ से, क्लियर, डिस्टेंस कहाँ से, मिडल ऑफ वेव, ये हमारे पास क्या है, मिडल, क्लियर, यानी कि मीन यहाँ पे, क्लियर, या फिर ओरिजिन हमारे पास। सो ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड ए, क्लियर, ये भी हमारा एम्पलीट्यूड ए, बट डिफरेंस इतना है, दिस इज इन माइनस डायरेक्शन, इनके नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लियर, माइनस ए प्लस ए। एंड चाहे कंप्रेशन हो, चाहे आपका क्रस्ट हो या फिर आपका ट्रफ हो, जो डिस्टेंस हमारे पास होती है फ्रॉम मीन, सो इसी को बेसिकली हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये आपका एम्पलीट्यूड, क्लियर, यानी कि जो मैक्सिमम, या फिर इसको हम बोलते हैं बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, इनके जो पार्टिकल्स हमारे पास हैं उनमें कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। सो क्योंकि ये जो यहाँ पे लाइन है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रही है। सो ये डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट, यानी कि मीन से कितना चला गया है दूर, एंड ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्लियर। अच्छा, ये क्या इंडिकेट करता है, हाउ फार द वेव इज फ्रॉम द रेस्टिंग पोजीशन। सो ये हमारे पास क्या है, रेस्टिंग पोजीशन। अच्छा, कितनी दूर चली गई है वेव, किससे, रेस्टिंग पोजीशन से, समझ में आया होगा। एंड जो एनर्जी होती है मैकेनिकल वेव की, इट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम फर्दर। ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास सिंपली होती है द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस और वेव लेंथ्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, यानी कि कितनी वेव, कंप्लीट वेव लेंथ्स आपको प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकंड में, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमारे पास हैं। देखिए, ये एक कंप्लीट वेव बन रही है, देन दूसरी कंप्लीट वेव बन रही है, देन यहाँ पे तीसरी कंप्लीट वेव बन रही है। लेट टाइम जो मेरे पास है वो है 1 सेकंड, एंड अगर मेरे पास 1 सेकंड में यहाँ पे 3 वेव्स फॉर्म हो रही है, सो मैं बोलूँगा इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, इट इज़ 3। इस एग्जाम्पल पे आइए, देखिए, एक कंप्लीट वेव फॉर्म हो रही है, अच्छा, दूसरी कंप्लीट वेव फॉर्म हो रही है, एंड अगेन अगर मैंने टाइम 1 सेकंड लिया है, एंड 1 सेकंड में अगर 2 वेव्स फॉर्म हो रही है, सो मैं बोलूँगा जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी, दिस विल बी 2 हर्ट्ज, क्लियर। सो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर वेव लेंथ प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, क्लियर, या फिर नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम, या फिर नंबर ऑफ क्रस्ट्स और ट्रफ्स इन यूनिट टाइम, अलग अलग डेफिनेशन आपके पास हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने आपको समझाया, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 होगी, क्लियर। आपको ध्यान देना है खाली नंबर ऑफ वेव्स जो कि हमारे पास फॉर्म हुई है या फिर नंबर ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे, क्लियर। नाउ फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, एवरीबडी नोस, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1 अपॉन टाइम, यानी कि न्यू हमारे पास होता है 1/t, क्लियर, चाहे आप न्यू से डिनोट करो या फिर एफ से डिनोट करो। एंड ऑलरेडी हमने टी देखा था, टी हमारे पास होता है 2 अपॉन ओमेगा। देयरफॉर जो फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, न्यू हमारे पास क्या होगी, ओमेगा अपॉन 2π, क्लियर, ओमेगा अपॉन 2π। अलग से आप इसको याद रखोगे, क्लियर, क्योंकि यहाँ से मे बी न्यूमेरिकल, आपको सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी निकालिए, आपको ओमेगा वहीं से देगा, बस आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, या फिर टाइम पीरियड आपको निकालना होगा, आपको ओमेगा देगा, या फिर आपको ओमेगा निकालना होगा, आपको फ्रीक्वेंसी देगा, क्लियर। सिंपल सी फॉर्मूला आपको यूज करनी है, क्लियर। नाउ हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव, देखिए ये जो आपको वेव दिख रही है, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी वेव, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। एंड ये जो आपको वेव दिख रही है, ये है लो फ्रीक्वेंसी वेव, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म हो रही है वो कम हो रही है, एंड यहाँ पे जल्द ही जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा फॉर्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँगा लेट यहाँ पे हमारे पास 6 या फिर लेट 6 वेव्स फॉर्म हो रही है 1 सेकंड में, एंड लेट यहाँ पे मैं बोलूँगा 3 वेव्स फॉर्म हो रही है 1 सेकंड में। सो ये है लो फ्रीक्वेंसी वेव एंड दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी वेव, क्लियर।
नेक्स्ट टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, सिंपली टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वेवलेंथ। क्लियर, एक कंप्लीट वेवलेंथ में कितना टाइम हमारे पास लग रहा है। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हमारे पास लग रहा है, या फिर एक कंप्लीट वेव फॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड जो हमारे पास होता है, इट इज़ 2π/ω, एंड टी हमारे पास जो होता है, इट इज़ 1/ν, या फिर इट इज़ 1/f, या फिर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेव वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ वेव की। यहाँ पे क्लियर, वेव वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ वेव की। अच्छा, वेव वेलोसिटी देखिए, दिस इज नॉट दी पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी या फिर पार्टिकल की स्पीड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वेव वेलोसिटी की। क्लियर, जो हमारे पास वेव वेलोसिटी होती है, सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। क्लियर, इनकी 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वेव ने, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है वेव वेलोसिटी। क्लियर, वेव वेलोसिटी। एंड जो हमारे पास वेव वेलोसिटी होती है, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। क्लियर, यानी कि ये डिपेंड होता है किस पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि किस टाइप का मीडियम हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास वेव वेलोसिटी डिपेंड होती है। एंड इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होती है, वी जो हमारे पास होता है, इट इज़ ω/k, एंड वायर k इज़ वेव नंबर। आगे हम इसकी बात करेंगे। सो वेव वेलोसिटी हमारे पास होती है ω/k। नाउ इंटेंसिटी ऑफ वेव। क्लियर, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी सिंपली हमारे पास क्या होती है, अगर मेरे पास ये है कोई यूनिट एरिया। क्लियर, सो यहाँ पे हम निकालते हैं सिंपली एनर्जी फ्लो, किसमें, यूनिट एरिया में। क्लियर, यानी कि एक यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम। क्लियर, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी यहाँ से निकल रही है इस यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। एंड आपको देखना है स्पेशली इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। क्लियर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव आपको एनर्जी फ्लो निकालना है। सो इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी, यानी कि कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास इंटेंसिटी कहलाती है। क्लियर, इंटेंसिटी कहलाती है। एंड याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी जो हमारे पास होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इस रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इंटेंसिटी वाली रिलेशन हम पढ़ते हैं। जब आप वेव ऑप्टिक्स में जाओगे, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास बनते हैं। सो इंटेंसिटी हमारे पास होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट इज फेज। क्लियर, फेज हमारे पास सिंपली क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक्सप्रेस करती है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स को शो करती है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली फेज। क्लियर, फेज। एंड लेट मैं लिखूंगा y = a sin ω/t प्लस यहाँ पे फाई। क्लियर, y = a sin ω/t प्लस फाई। सो फाई हमारे पास बेसिकली क्या है, फेज या फिर फेज डिफरेंस। क्लियर, फाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेज या फिर फेज डिफरेंस। क्लियर, सो ये चीज़ें आप याद रखोगे। क्लियर, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपसे एग्जाम में 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, डिफाइन फेज, डिफाइन वेवलेंथ, डिफाइन टाइम पीरियड। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की हम बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हमारे पास क्या होती है, सिंपली वो वेव जिसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मीडियम के, वो वाइब्रेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिकली। क्लियर, यानी कि सिंपल हार्मोनिकली, यानी कि चाहे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, यही हमारे पास इन्वॉल्व है। यानी कि हार्मोनिक जो हार्मोनिक हमारे पास टर्म क्या होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया था किस चीज़ को हम हार्मोनिक बोलेंगे, जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अपने आप अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्लियर, सो ये हमारे पास होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा, यानी कि अगर पार्टिकल्स हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रहे होंगे किसी भी मीडियम में अबाउट देयर मीन पोजीशन, सो उस टाइप की वेव को हम बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। नाउ हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन किसकी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। क्लियर, अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन हम लिखते हैं y ऑफ x, t, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट से इनको हम पढ़ते हैं ऑफ y ऑफ x, t इज इक्वल टू a sin ω/t - kx प्लस फाई। इसको हम बोलते हैं दिस इज a plane progressive wave along positive x direction, along positive x direction। clear, along positive x direction ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर, ये हमारे पास क्या होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। सो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा, नाउ देखिए,
देखिए यहाँ पे, अच्छा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, देखिए एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, मे बी आपसे एग्जाम्पल भी पूछी जाए। सिंपली जो वेव्स ऑन दी सरफेस, या फिर वेव्स ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, या फिर वाटर वेव्स आप बोलोगे, क्लियर, या फिर वेव्स ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, या फिर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स अगेन हमारी क्या है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, या फिर सिस्मिक वेव्स, ये भी किस में आती हैं, ये भी हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स में आती हैं। नाउ ओमेगा की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओमेगा यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या फिर 2 पाई एफ हमारे पास। एंड जो इस इक्वेशन में आपको के दिख रहा है, इट इज़ वेव नंबर, एंड वेव नंबर हमारे पास होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा के बराबर। सो वेव नंबर हमारे पास होता है के इज वेव नंबर, इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमड़ा, एंड फाई हमारे पास क्या है, फेज। सो सभी चीज़ें आपको क्लियर है यहाँ पे। सो ए आपका एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा आपका 2 पाई न्यू, क्लियर। अच्छा टी आपका टाइम, एंड के आपका वेव नंबर यानी कि 2 पाई अपॉन लेमड़ा। अच्छा एक्स आपकी डिस्प्लेसमेंट, एंड फाई आपका फेज, जो भी आपको मैंने दिखाया, क्लियर। नाउ आपको एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए स्लोप किसका, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, क्लियर। एंड वी ऑल नो दैट स्लोप, मैंने हमेशा आपको बोला है, अगर आपको स्लोप निकालना होता है, आपको जो डिस्टेंस होती है, क्लियर, डिस्टेंस में आपको क्या करना होता है, बेसिकली विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमेशा आपको क्या करनी होती है, डिफरेंशिएशन आपको करनी होती है, क्लियर, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, इट इज डी एक्स, इट इज एक्स, दियरफॉर इक्वेशन हमारे पास है वाई, सो मैं यहाँ से निकालूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सो निकालिए डी वाई अपॉन डी एक्स, खाली इस इक्वेशन की आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी, क्लियर। दिस इज इक्वेशन 1, यहाँ से आपकी स्लोप वाली इक्वेशन निकल के आएगी, क्लियर। दिस इज बेसिकली हम किसका स्लोप यहाँ पे निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर। हम किसका स्लोप यहाँ पे निकाल रहे हैं, हम बेसिकली स्लोप ऑफ वेव निकाल रहे हैं, याद रखिएगा, स्लोप ऑफ वेव, क्लियर, स्लोप ऑफ वेव। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, सो ए, अच्छा ऐसे ही साइन की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, इट इज कॉस, अच्छा अंदर हमारे पास एंगल ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, एंड यहाँ पे हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो जो के एक्स हमारे पास है, इसकी हमें इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी होगी, के एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगी, माइनस के। सो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी स्लोप के लिए, इट इज़ माइनस यहाँ पे बाहर माइनस के ए, यहाँ से कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, एंड आई होप आपकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बढ़िया होगी, क्लियर। सो ये हमारे पास सिंपली डिफरेंशिएशन करनी थी एबो इक्वेशन की, क्लियर। सो यहाँ से आपका स्लोप निकल के आया। सो याद रखिएगा, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ माइनस के एक्स का, ये किसके बराबर आता है, ये माइनस के बराबर आता है, यही यहाँ पे मैंने लिखा, समझ में आया होगा, क्लियर। नाउ वेलोसिटी, क्लियर, वेलोसिटी क्लियर। बट ये जो वेलोसिटी हम निकालेंगे या फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी या फिर पार्टिकल एक्सेलरेशन, पार्टिकल वेलोसिटी या फिर पार्टिकल एक्सेलरेशन यहाँ पे हम निकालेंगे। वेव वेलोसिटी समथिंग डिफरेंट, वेव वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा अपॉन के, क्लियर, वेव वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा अपॉन के। सो पहली इक्वेशन में अगेन आपको क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वाई। सो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डी वाई अपॉन डी टी, करिए ऊपर वाली इक्वेशन की अगेन डिफरेंशिएशन, बट इस बार आपको विद रेस्पेक्ट टू टी करनी है। यहाँ पे स्लोप आप निकाल रहे थे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन आप करोगे अगर वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू टी। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्लियर, हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नाउ निकालिए वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास होगी डी वाई अपॉन डी टी, सो ये होगा ए, अच्छा साइन की डिफरेंशिएशन अगेन कॉस हमारे पास, अच्छा ओमेगा टी यानी कि एंगल ऐसे ही रहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, इसको हम टोटल में एंगल बोलते हैं, इनटू में अब आपको डिफरेंशिएशन करनी है। देखिए यहाँ पे जब आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की, आपने के एक्स की डिफरेंशिएशन की यानी कि माइनस के एक्स की। अब आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप इस कंडीशन में विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर रहे हो, सो आपको ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन करनी होगी। समझ में आ रहा होगा अगर आपने डिफरेंशिएशन ढंग से पढ़ी है, क्लियर। सो दिस इज ए, यहाँ से कॉस, अच्छा वेट ए सेकंड, ऊपर ही हमें करनी है इंटरनल। सो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, दैट विल बी आपका ओमेगा, क्लियर। सो अगर आपको डी वाई अपॉन डी टी आप ओमेगा टी निकालना होगा, इट विल बी सिंपली ओमेगा, क्योंकि यहाँ से डी टी अपॉन डी टी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्लियर। डी टी अपॉन डी टी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन निकल के आएगी सिंपली ओमेगा ए, यहाँ से कॉस, क्लियर, कॉस ओमेगा टी
माइनस के एक्स प्लस फाई, ये आपके पास होती है वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी किसकी? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। क्लियर? बट किनकी? पार्टिकल्स की। एंड ये होता है स्लोप। क्लियर? किसका? वेव का, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। क्लियर? एंड नाउ अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहो, एक्सेलरेशन के लिए ऑलरेडी हमने रिलेशन देखी हुई है। जो एक्सेलरेशन ए, स्मॉल ए हमारे पास होता है, इट इज सिंपली माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आपको वाई इसमें डालना होगा, बाकी कुछ नहीं करना होगा। जो ऊपर हमारा वाई है यानी कि इक्वेशन 1, वो आपको इसमें डालनी होगी, बस आपकी एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आएगी। समझ में आया होगा? क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में कैसे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को लिखते हैं, फिर स्लोप निकालते हैं, फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्लियर? एंड यहीं पे एक और रिलेशन आपसे पूछी जाएगी, बताइए पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी के बीच रिलेशन। यहाँ पे आप लिखोगे जो पार्टिकल वेलोसिटी हमारे पास होती है, पार्टिकल वेलोसिटी जो ऊपर हमने निकाली v। क्लियर? जो ऊपर हमने ये जो वेलोसिटी हमने निकाली, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी। जो पार्टिकल वेलोसिटी हमारे पास होती है, इट इज माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी, माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वेव, इनटू वेव स्लोप या फिर स्लोप ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ वेव। ये हमारे पास होती है रिलेशन इनके बीच। देयरफॉर क्या मैं लिखूंगा? वीपी में इसको नाम दूंगा, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, दिस इज वीपी माइनस वेव वेलोसिटी किसके बराबर? ओमेगा अपॉन के इनटू स्लोप ऑफ वेव किसके बराबर? ऊपर हमने निकाला dy अपॉन dx, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। इसको डेरिवेशन इसकी पूछी जाती थी, बट इसको डिलीट किया गया, बट रिलेशन स्टिल आप याद रखना इनके बीच। क्लियर? इनके बीच आप स्टिल रिलेशन याद रखना। फेज डिफरेंस हमारे पास सिंपली होती है जो पोर्शन ऑफ साइकिल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेव है। क्लियर? ये मेरे पास एक दूसरी वेव है, एंड लेट ये जो दूसरी वेव है इतना अहेड है यहाँ पे, सो मैं इसको बोलूँगा फेज डिफरेंस। बेसिकली क्या मैं बोलूँगा? फेज डिफरेंस। सो बेसिकली आप रिलेशन याद रखिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा डेफिनेटली। क्लियर? एंड क्लास 12th में इस रिलेशन से हम काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस निकालते हैं वेव ऑप्टिक्स में, इसलिए इसको याद रखिएगा। अलग से मे बी इस एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाए, बट स्टिल अपने नोट्स में इसको रखना। सिंपल सी रिलेशन है, इट इज़ डेल्टा फाई, यानी कि फेज डिफरेंस हमारे पास होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस। क्लियर? डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है? डेल्टा एक्स हमारे पास है पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा फाई, एंड टाइम डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। एंड सिमिलरली अगर मैं फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के बीच रिलेशन निकालूं, इट इज यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी इंटू मैं यहाँ पे डेल्टा टी। सो इन दो इक्वेशंस को याद रखिएगा। क्लियर? इन इक्वेशंस को आप याद रखेंगे। नाउ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑलरेडी आपके सिलेबस में दिया गया है, वेलोसिटी। क्लियर? ऑलरेडी आपको सिलेबस में स्टार्टिंग में ही मैंने सिलेबस दिखाया। यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। क्लियर? स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव आपके सिलेबस में है। सो यहाँ पे हम स्पीड को अलग अलग, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड ऑलरेडी हमने किसके लिए भी देखा? ऑलरेडी यहाँ पे हमने स्टेशनरी या फिर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए भी देखा। नाउ अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की बात करूं, सिंपली आपको रिलेशन यहाँ से याद रखनी है। क्लियर? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की बात करूं, इट इज़ सिंपली जो स्पीड होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की, इट इज़ गिवन बाय अंडर रूट टी अपॉन म्यू। क्लियर? इसको हम कैसे शो करते हैं? इट इज़ सिंपली जो स्पीड हमारे पास होती है, इट इज़ सिंपली अंडर रूट टी अपॉन म्यू, वायर टी हमारे पास क्या होता है? टी हमारे पास होता है टेंशन, एंड म्यू जो हमारे पास होता है, बेसिकली म्यू हमारे पास होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर? यानी कि m/l, या फिर आप इसको बोलो इट इज़ मास पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा बेसिकली ये जो स्पीड होती है, दिस इज फॉर स्ट्रेचड स्ट्रिंग। याद रखिएगा, स्ट्रेचड स्ट्रिंग, उसकी भी आगे हम बात करेंगे। ये हमारे पास होती है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव फॉर ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग। क्लियर? अच्छा अगर मैं सॉलिड्स के लिए बात करूं, आपको बोलेंगे बताइए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड्स। वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होती है बेसिकली v इज इक्वल टू नीटा, अगर आपको याद होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन में रो। रो हमारे पास होती है डेंसिटी। सो नीटा हमारे पास क्या है? मैं लिखूंगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड रो हमारे पास क्या है? रो हमारे पास सिंपली है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्लियर? सो इन रिलेशन को आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है एज एक्सप्रेशन, या फिर सिंपल न्यूमेरिकल इनके ऊपर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास होती है, अगर मैं
लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं किसी भी मीडियम में, क्लियर, स्पेशली मीडियम की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है इट इज़ बेसिकली ई अपॉन रो, क्लियर, इट इज़ ई अपॉन रो, या फिर सॉलिड्स में आप इसको बोल सकते हो, क्लियर, सॉलिड्स में ई अपॉन रो, वायर ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास सिंपली है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर, ई हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी, क्लियर, रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी, एंड ई को आप सिंपली वाई के टर्म्स में भी शो कर सकते हो, यंगर्स मॉडुलस के टर्म्स में भी, या फिर इसको आप बल्क मॉडुलस के टर्म्स में भी शो कर सकते हो, क्लियर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इट इज़ वाई अपॉन रो, या फिर इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो, बी हमारे पास क्या है, बल्क मॉडुलस, समझ में आया होगा, बस आपको सिंपली ई अपॉन रो याद रखना है, दिस इज इन एनी मीडियम, क्लियर, इन एनी मीडियम, क्लियर, सो ये आपको याद रखनी है, क्लियर, दिस इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्लियर, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, सो ई में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वाई एंड बी यहाँ पे। नाउ न्यूटन्स फार्मूला एंड लैप्लास करेक्शन, जो न्यूटन हमारे पास है इसने अज्यूम किया जो साउंड हमारे पास होती है या फिर साउंड वेव की प्रोपगेशन होती है इट इज बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस, क्लियर, आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड न्यूटन ने बोला जो हमारे पास स्पीड होगी देयरफॉर वेव की दिस विल बी प्रेशर अपॉन डेंसिटी, क्लियर, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, जब याद होगा आपको जब मैंने आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशन में आपको रिलेशंस बोली थी, क्लियर, रिलेशंस बोली थी, क्लियर, जब हमने बल्क मैटर को पढ़ा था, क्लियर, जब हमने बल्क मैटर को पढ़ा था। नाउ सो न्यूटन बाबा ने क्या बोला, न्यूटन बाबा ने बोला दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर, न्यूटन बाबा ने बोला कि जो हमारे पास प्रोपगेशन होती है साउंड वेव की इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड इसने जो वेलोसिटी की इक्वेशन दी, इसने बोला जो वेलोसिटी हमारे पास होगी इट विल बी अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, क्लियर, अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, वायर पी हमारे पास है इट इज सिंपली प्रेशर ऑफ एनी गैस, क्लियर, प्रेशर ऑफ एनी गैस, याद आ रहा होगा। नाउ लैप्लास करेक्शन, इसमें हम लगाते हैं लैप्लास करेक्शन। अब लैप्लास साहब ने क्या बोला, इसने बोला जो प्रोपगेशन होता है साउंड वेव में इट इज नॉट आइसोथर्मल इट इज एडियाबैटिक, क्लियर, इसने बोला एडियाबैटिक, एंड इसने यहाँ पे एक करेक्शन लगाई, सो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे मल्टीपल किया यहाँ पे गामा, सो इसने इक्वेशन बोली जो वेलोसिटी होगी इट विल बी अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, यहाँ पे क्लियर, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो हमारे पास इक्वेशन होगी, क्लियर, इक्वेशन होगी, एंड याद रखिएगा इसने कौन सी कंडीशन बोली या फिर कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्लियर, एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड देयरफॉर जो न्यूटन हमारे पास है, क्लियर, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो स्पीड आई थी, अगर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, जो स्पीड आई वो आई थी बेसिकली 280 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर की अगर मैं बात करूं वो हमारे पास आई थी 280, क्लियर, 280, क्लियर, 280, बट एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेलोसिटी होती है साउंड की इट इज़ बेसिकली 331 मीटर पर सेकंड, एंड अगर मैं लैप्लास की बात करूं, लैप्लास ने जो इक्वेशन दी इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो हमारे पास इक्वेशन जो एक्चुअल होती है इट इज़ बेसिकली 332 मीटर पर सेकंड, एंड लैप्लास के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आया था इट वॉज 330 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड, देयरफॉर लैप्लास को हम ज़्यादा मानते हैं, क्लियर, क्योंकि ये एग्जैक्ट किसको दे रहा है, जो हमारे पास वेलोसिटी किसकी है या फिर स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर को दे रहा है, क्लियर, सो ये याद रखिएगा, सो दीज आर दी वेलोसिटी इक्वेशंस, सिंपल है, बस आपको याद रखनी है, दिस इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्लियर, एंड दिस इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड यहाँ से न्यूटन बाबा एंड लैप्लास बाबा की इक्वेशंस हमने देखी। नाउ आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेट ए सेकंड, मैं आपको क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे भूल गया इस स्लाइड में लाना, वेट ए सेकंड, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ब्रिंग करूँगा, वेट ए सेकंड, देखिए वेव्स के ऊपर जो क्वेश्चन, हाँ ये हमारे हैं क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भूल गया कि जो ये वाला पार्ट है इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, राइट डाउन इट्स इक्वेशन फॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट गामा वेलोसिटी, क्लियर, ये तो हमने देखी। स्टेशनरी वेव क्या होती है, अच्छा, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर द लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेचर स्ट्रिंग, डायमेंशन एनालिसिस आपसे बोलते हैं। 5वां क्वेश्चन, बताइए ये जो हमारे पास लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेचर स्ट्रिंग होती है इसमें आपको फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन निकालनी होती है। व्हाट इज एन ऑर्गन पाइप, एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, न्यूमेरिकल्स ऑन ऑर्गन पाइप, बोर्ड में पूछे जाते हैं 2 मार्क के 3 मार्क के। देन बीड्स क्या होती हैं, डिफाइन बीड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स एप्लीकेशंस, क्लियर, एंड इट्स एप्लीकेशंस। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, क्लियर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हम यहाँ पे बात करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। नाउ
जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है ये सिंपली क्या कहता है, क्लियर, ये सिंपली क्या कहता है, इट गिव्स बेसिकली द अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ 2 और मोर वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम। सो अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स हैं, क्लियर, 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स हैं, एंड लेट वेव 1 की जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ y1, वेव 2 की डिस्प्लेसमेंट इट इज़ y2, वेव 3 की डिस्प्लेसमेंट इट इज़ y3 मेरे पास। सो ये हमारे पास बोलता है जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगी दैट विल बी द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल वेव्स, यानी कि y हमारे पास होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन अप टू yn, क्लियर, yn। नाउ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल आप कैसे यूज कर सकते हो, जब आपके पास 2 वेव्स किस में हो, सेम फेज में। ये तो हमने स्टेटमेंट देखी किसकी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, क्लियर। सो इसने सिंपली बोला अगर मेरे पास लेट 3 वेव्स हैं, सो मैं बोलूंगा जो y मेरे पास होगा, y मेरे पास सिंपली होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इतनी होगी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ अगर मेरे पास वेव्स क्या है, सेम फेज में, देखिए कैसे, ये मेरे पास 2 वेव्स हैं, क्लियर, 2 वेव्स हैं, इनको मैं बनाऊंगा, ये मेरे पास ये है सेम फेज, एंड लेट इसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है एंड इस वेव की डिस्प्लेसमेंट y2 है। सो मेरे पास जो नेट वेव होगी, क्लियर, अगर मैं इन दोनों से यहाँ से नेट वेव बनाऊं, सो मेरे पास जो नेट वेव होगी, नेट वेव भी कुछ ऐसे ही प्रोड्यूस होगी, एंड इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी इट विल बी सिंपली y1 प्लस y2, क्लियर, दिस इज इन केस ऑफ सेम फेज, क्लियर। नाउ अगर मेरे पास डिफरेंट फेज होगा, क्लियर, वेव्स का डिफरेंट फेज होगा, फॉर एग्जाम्पल एक वेव मेरे पास ऐसे है एंड दूसरी वेव मेरे पास ऐसे है, सो उस कंडीशन में लेट इसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है एंड इस वेव की डिस्प्लेसमेंट y2 है, यानी कि दोनों डिफरेंट फेज में है या फिर अपोजिट फेज में। सो उस कंडीशन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इट विल बी y1 प्लस, हम बोलते हैं अलजेब्रिक समेशन, इसलिए यहाँ पे प्लस हम लिखेंगे, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे माइनस साइन, सो दिस विल बी y1 प्लस माइनस y2, क्लियर, समझ में आया होगा। ऐसे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो। नाउ जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास होता है इट गिव्स rise to very important 3 phenomena, it gives rise to very important phenomena। क्या क्या फिनोमिना हमारे पास, इंटरफेरेंस फिनोमिना, क्लियर, इंटरफेरेंस, देन स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, क्लियर, देन हमारे पास बीट। सो 3 फिनोमिना को ये जन्म देता है, अच्छे से याद रखिएगा, क्लियर, अच्छे से याद रखिएगा, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव एंड बीट्स। नाउ स्टेशनरी एंड स्टैंडिंग वेव्स हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, बीट्स भी इसी लेक्चर में, इंटरफेरेंस हम जब आप क्लास 12th में जाओगे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। नाउ इनकी कंडीशंस हमारे पास हैं, देखिए कंडीशंस क्या हमारे पास हैं, क्लियर, कंडीशंस हमारे पास क्या हैं। अगर हमारे पास मैं लूँगा फ्रीक्वेंसी, क्लियर, ये मैं लूँगा फ्रीक्वेंसी, ये मैं लूँगा डायरेक्शन, क्लियर, 2 वेव्स की, 2 वेव्स मैंने यहाँ पे ली है, लेट मैंने 2 वेव्स ली हैं, क्लियर, अच्छे से टेबल को याद रखिएगा, क्लियर, यहीं पे आपको डेफिनेशन में समझ आएंगी, 1 2 एंड 3, क्लियर, 2 वेव्स मैंने ली हैं, क्लियर, इनकी फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन मैंने देखनी है, क्लियर, एंड यहाँ से मुझे देखनी है कि कौन सी फिनोमिना ऑकर करेगी, क्लियर। अगर देखिए अगर इनमें फ्रीक्वेंसी इक्वल हुई, फ्रीक्वेंसी इक्वल हुई या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी सेम हुई, सेम या फिर इक्वल, एंड डायरेक्शन भी सेम हुई, डायरेक्शन भी सेम हुई, सो उस कंडीशन में कौन सी फिनोमिना हमारे पास राइज होती है, इट इज इंटरफेरेंस, क्लियर, यानी कि व्हेन 2 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन दे गिव राइज टू इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा होगा, ऐसे आप डेफिनेशन लिख सकते हो अपने एग्जाम में। अच्छा, स्टेशनरी वेव में अगेन जब 2 वेव्स मूव कर रही हैं ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी या फिर सेम फ्रीक्वेंसी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपोजिट, ये ऑब्जेक्टिव्स भी दिए जाते हैं, क्लियर, आपसे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाएंगे। बताइए इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी क्या कंडीशन है डायरेक्शन की, बताइए। जो स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव में हमारे पास क्या कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी की, डायरेक्शन की। सो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 वेव्स की इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, तो उस कंडीशन में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी या फिर फॉर्म होगी। नाउ अगेन जब हमारे पास 2 वेव्स ऑफ नियरली, यहाँ पे लिखना नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, नियरली इक्वल है, क्लियर। फॉर एग्जांपल एक की फ्रीक्वेंसी 100, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 102, सो ये क्या है, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन, एंड अगर वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है, सो यहाँ पे कौन सी फिनोमिना राइज होती है, सो यहाँ पे बीट्स की फिनोमिना राइज होती है। इनको याद रखिएगा, यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं,
क्लियर, यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, बस आपको टेबल को याद रखना है। वेरी सिंपल, समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नाउ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला यहाँ पे खाली हमें स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव एंड बीट्स देखनी है, क्लियर, आपके सिलेबस में। नाउ स्टेशनरी वेव्स, क्लियर, हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स की। अब स्टेशनरी वेव्स हमारे पास क्या होती है, किस टाइप की वेव्स होती है, जब हमारे पास दो प्रोग्रेसिव वेव्स आप सेम एम्पलीट्यूड, यानी कि इनमें अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी कि न्यू सेम होगा, एंड वेव्स क्या जा रही है, वेव्स बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, सो यहाँ से कौन सी फिनोमेना ऑकर करेगी, सो जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। यानी कि आपको क्या अपीयर होगा कि वेव जैसे ट्रैवल ही नहीं कर रही है, क्लियर, जैसे रोप की अगर मैं बात करूं, अगर आप रोप को घुमाते हो, क्लियर, दोनों साइड से आप रोप को पकड़ रहे हो, एक साइड से एक बंदा, दूसरे साइड से एक बंदा, सो वहां पे बेसिकली स्टेशनरी वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, क्लियर। सो दीज आर द कंडीशंस, एम्पलीट्यूड सेम, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, एंड वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स हमारे पास, क्लियर, स्टेशनरी वेव्स हमारे पास। नाउ अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं, स्टेशनरी वेव्स की अगर मैं बात करूं, ट्रांसफर स्टेशनरी वेव हो सकती है या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव हो सकती है। ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स की अगर मैं बात करूं, ये कहां पे प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेचड स्ट्रिंग में, यानी कि आप स्ट्रिंग को, रोप आपके पास है, आप इसको दोनों साइड स्ट्रेच कर रहे हो, इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, ट्रांसफर स्टेशनरी वेव। या फिर सोनोमीटर आपके सिलेबस में नहीं है, बट याद रखिएगा। देन लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव अगेन कहां पे प्रोड्यूस होती है, ऑर्गन पाइप्स आपके सिलेबस में है, क्लियर। अच्छा, रेजोनेंस ट्यूब आपके सिलेबस में नहीं है, बट मे बी नीट में होगा, क्लियर, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे। सो ये आपको याद रखना है, ट्रांसफर स्टेशनरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, यहां से, क्लियर। सो ये तो आपने देखी स्टेशनरी की डेफिनेशन, यहां से आपने टाइप्स देखे। नाउ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। सो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी की वेव की अगर मैं बात करूं, अगर वेव हमारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग जा रही है, सो इस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन होती है, हम लिखते हैं इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वाई डैश जो हमारे पास होगा, दैट विल बी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्लियर, माइनस ओमेगा टी। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, क्लियर, इस पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हम लिखते हैं जो वाई डबल डैश या फिर वाई डैश हमारे पास होगा, दिस विल बी ए साइन, दिस विल बी ए साइन, यहाँ से के एक्स, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन यहाँ पे प्लस लगेगा, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, प्लस ओमेगा टी, दीज आर दी इक्वेशंस, क्लियर, ये हमारे पास ये हैं इक्वेशंस। एंड जो हमारे पास नेट वेव फॉर्म होगी, क्लियर, जो हमारे पास नेट वेव फॉर्म होगी वाई, ये हमारे पास होती है किसके बराबर, सिंपली आपको याद रखना है, इट इज़ 2a यहाँ से साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, क्लियर, कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास होती है नेट वेव या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट किसमें, एक स्टेशनरी वेव में, क्लियर। नाउ जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स होती हैं, ये तो आपने नोट डाउन किया। नाउ जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स होती हैं, इनको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय एंटी नोड्स एंड नोड्स। अब एंटी नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, यहाँ से आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एंटी नोड, एंटी नोड में हमारे पास पहली कंडीशन, अगर हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्लियर, अगर हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वेव में, वेव के केस में, सो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, या फिर वो डिस्प्लेसमेंट हमारी एंटी नोड कहलाती है, क्लियर। एंड साथ ही में इसमें हम क्या बोलेंगे, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, सो मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट कामा वेलोसिटी, इसमें हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम, किसमें, एक एंटी नोड में हमारे पास, क्लियर, एक एंटी नोड में हमारे पास, क्लियर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेव यहाँ पे है, क्लियर, ये मेरे पास वेव है, सो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा, इन पॉइंट्स पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास नोड्स होंगे, क्लियर, वो हमारे पास नोड्स होंगे, एंड ये पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम, यही हमारे पास एंटी नोड्स होंगे, क्लियर, यही हमारे पास एंटी नोड्स होंगे। नाउ नोड्स की अगर मैं बात करूँ, नोड्स में हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होता है इट इज़ मिनिमम, क्लियर, नोड्स में हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होता है मिनिमम, देयरफॉर जो हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी होगी एंड डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी मिनिमम होगी, एंड कितनी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है, क्लियर, वो जीरो भी हो सकती है, किसमें, नोड में, क्लियर। सो बाकी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए वो हमारे पास क्या होते हैं, नोड्स। नाउ
अगर हम बात करें स्टेशनरी वेव की, क्लियर, स्टेशनरी वेव की, अगर आपको यहाँ पे पोजीशन निकालनी है, क्लियर, एंटी नोड की, अगर आपको पोजीशन ऑफ एंटी नोड निकालनी है, इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है इट इज x इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बताइए एंटी नोड की पोजीशन। सो x हमारे पास होता है डायरेक्ट n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 इंटू λ/2, क्लियर, ये हमारे पास होती है इक्वेशन, क्लियर, ये हमारे पास होती है इक्वेशन किसके लिए, एंटी नोड के लिए। अच्छा, नोड की अगर मैं बात करूं, नोड के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है इट इज x इक्वल टू n λ/2, यानी कि हमारा जो नोड है ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा एट n λ/2, क्लियर, n λ/2। नाउ अगर मैं पहले एंटी नोड की बात करूं, जो यहाँ पे हमारे पास n हो सकता है, n कैन बी 0 1 2 सो ऑन, क्लियर, 0 1 2 सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे भी आपका जो n हो सकता है इट कैन बी 0 1 2 सो ऑन, क्लियर, 0 1 2 सो ऑन। अगर आपका n 0 है, बताइए x क्या हमारे पास होगा। सो यहाँ से हम लिखेंगे इसको x1। सो अगर n 0 होगा, इस इक्वेशन में n 0 पुट करिए, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिंपली n 0, आपके पास क्या बचेगा, λ1/2 इंटू λ/2। सो वो आपका बनेगा λ/4, क्लियर, λ/4। एंड इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, क्लियर, फर्स्ट मैक्सिमा। अच्छा, अगर मैं n इक्वल टू 1 लिखूं इस इक्वेशन में, चलिए इसको मैं नाम दूंगा x2, बताइए इक्वेशन क्या आएगी। सो यहाँ पे n का वैल्यू आपको 1 देना है, सो 2 इंटू 1 क्या बनेगा, यहाँ से रफली दिखाता हूँ। सो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2 इंटू λ/2। सो 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 इंटू λ/2। सो ये क्या बनेगा, 3λ/4, क्लियर, समझ में आया होगा। सो यहाँ से आपका क्या बनेगा, 3λ/4, जब आप इस इक्वेशन में n इक्वल टू 1 पुट करोगे, क्लियर। अगर वो था फर्स्ट मैक्सिमा, इसको हम बोलते हैं सेकंड मैक्सिमा, एंड सो ऑन। इसी हिसाब से अगर आपको पूछे एग्जाम में निकालिए थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, आपको n के वैल्यूज वहां पे देने होंगे, क्लियर। सो दिस इज इन केस ऑफ एंटी नोड। एंटी नोड के केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, सो यहाँ पे हम मैक्सिमाज निकालते हैं। अच्छा, नोड के केस में एम्पलीट्यूड मिनिमम, सो यहाँ पे हम मिनिमा निकालेंगे, क्लियर, मिनिमा निकालेंगे। अगर हमारे पास n इक्वल टू 0, बताइए x1 किसके बराबर होगा, फर्स्ट मिनिमा किसके बराबर होगा, n इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 0 इंटू λ/2, वो हमारे पास 0 ही होगा। सो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, क्लियर। अच्छा, n इक्वल टू 1, क्लियर। सो x2 में इसको नाम दूंगा, या फिर x1 डैश, इसको नाम देते हैं x1 डैश, इसको x2 डैश, क्लियर। सो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से n इक्वल टू 1, सो आपका निकलेगा λ/2, क्लियर, λ/2। आपको n का वैल्यू 1 देना है, सो λ/2। सो इसको हम बोलेंगे सेकंड मिनिमा, क्लियर, सेकंड मिनिमा। समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा, क्लियर। इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करिएगा, इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक स्टेशनरी वेव को, क्लियर, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे हमारे पास एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है, क्लियर, एक स्टेशनरी वेव। सो ऐसे हमारे पास एक स्टेशनरी वेव बनती है, एक स्टेशनरी वेव, क्लियर। एंड अगर दो स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रही है, क्लियर, दो स्टेशनरी वेव्स, देखिए दो स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होती है, पहले एक ऐसे, फिर दूसरी ऐसे, क्लियर, फिर दूसरी यहाँ से ऐसे। बताइए बताइए ये जो पॉइंट हमारे पास है, क्लियर, ये जो पॉइंट हमारे पास है जहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड मिनिमम दिख रहा है या फिर 0, इसको हम बोलते हैं नोड। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, क्लियर, इसको बेसिकली हम बोलते हैं एंटी नोड, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम। एंड ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नोड। सो ये हमारे पास है वन स्टेशनरी वेव, क्लियर, वन स्टेशनरी वेव, ये हमारे पास है वन स्टेशनरी वेव। मे बी आपको ये चाइनीज़ लैंग्वेज लग रही होगी अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, या फिर अगर आपने बिल्कुल भी अपनी कोचिंग में जहाँ पे आप अराउंड 50,000, या फिर अगर आप ऑनलाइन में भी होंगे, सो ऑनलाइन में भी मिनिमम आपने 5,000 रुपये खर्च किए होंगे। एंड अगर आपने फिर भी ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, सो आपने अपने माँ बाप का जो पैसा है वो बर्बाद किया है, क्लियर। सो अगर मैं दो स्टेशनरी वेव्स की बात करूं, टू स्टेशनरी वेव्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ से इसमें एक नोड, क्लियर, फिर यहाँ से एंटी नोड, फिर ये नोड,
फिर यहाँ से एंटी नोड, फिर ये नोड इसमें बनता है। सो एक स्टेशनरी वेव में 2 नोड एंड एक एंटी नोड, 2 स्टेशनरी वेव्स में 2 एंटी नोड एंड 3 नोड्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। क्लियर फॉर्म होते हैं। एंड ये भी याद रखिएगा, इसको भी एज ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक नोड एंड एंटी नोड हमारे पास होता है, एक नोड एंड एंटी नोड, बताइए इनके बीच डिस्टेंस कितनी होती है? इट इज λ/4। क्लियर, नोट डाउन करके लिखिए, क्लियर, नोट डाउन करके लिखिए। मे बी स्लाइड में लिखा होगा कहीं पे, नहीं, चलिए नोट डाउन करके लिखिए। डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे लिखिए डिस्टेंस बिटवीन वन नोड, क्लियर, वन नोड, वेट ए सेकंड यार, वन नोड एंड वन एंटी नोड, ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे, फिर बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस आया। क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड एंटी नोड कितनी होती है? इट इज λ/4। गैस पे डिपेंड ना रहिए, सारा पढ़िए, एटलीस्ट 1-2 बार पूरे सिलेबस को पढ़िए। क्लियर, पूरे सिलेबस को पढ़िए। क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड वन एंटी नोड कितना? λ/4। क्लियर, दियर फोर ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बताइए डिस्टेंस बिटवीन 2 nodes or 2 antinodes, 2 nodes or 2 antinodes, clear, 2 antinodes, यानी कि अब आपको डिस्टेंस निकालनी है 2 नोड्स हैं 2 एंटी नोड्स के बीच। सो ऊपर जो हमने डिस्टेंस निकाली, ये हमारे पास डिस्टेंस थी एक नोड एंड एंटी नोड के बीच। क्लियर, एक नोड एंड एंटी नोड के बीच। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है 2 नोड्स के बीच। क्लियर, आपको क्या निकालनी है? आपको बेसिकली अब डिस्टेंस निकालनी है 2 नोड्स के बीच। बताइए अगर यहाँ तक λ/4, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 2 नोड्स के बीच कितनी डिस्टेंस होगी? λ/4 प्लस λ/4। सो λ/4 प्लस λ/4 आप लिखोगे, दिस विल बी λ/4 प्लस λ/4। सो ये कितना होगा? दिस विल बी, नीचे 4 कॉमन, दिस विल बी, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 2 लैम्बडा। क्लियर, नीचे आएगा 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू λ/2। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, चाहे 2 नोड्स के बीच आपको डिस्टेंस निकालनी है या फिर 2 एंटी नोड्स के बीच आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर, सो ये जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी λ/2, या फिर 2 नोड्स के बीच जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी λ/2 एंड एक नोड एंड एंटी नोड के बीच जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी λ/4। फिगर में इसको याद करिएगा। क्लियर, फिगर में इसको याद करिएगा, पूरा एनालिसिस में आपको करा रहा हूं। क्लियर, एंड होप आपको बढ़िया लग रहा होगा, बढ़िया मजा आ रहा होगा आपको लेक्चर देख के एंड अपने नोट्स का रिवीजन करके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की किसकी? स्टेशनरी वेव की। क्लियर, स्टेशनरी वेव की। सो स्टेशनरी वेव हमने देखा, फिर टाइप्स देखे, फिर इक्वेशन देखी, फिर यहाँ पे इसमें एंटी नोड की पोजीशन, फिर यहाँ पे नोड की पोजीशन एंड एंटी नोड क्या होता है, डेफिनेशन हमने देखी, नोड वोड क्या होता है, एंड यहाँ पे हमने डायग्राम्स भी देखे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम वाइब्रेशंस इन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में इसको कभी कभार 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, सो हमारे पास क्या है, लेट, मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ये मेरे पास कोई स्ट्रिंग है एंड इसको क्या किया गया है, इसको दोनों साइड से फिक्स किया गया है। क्लियर, इसको क्या किया गया है, दोनों साइड से फिक्स किया गया है एंड इसकी जो लेंथ है इट इज़ L। क्लियर, एंड बताइए देयरफॉर इस पॉइंट पे अगर मैं x डिफाइन करूं, x कितना होगा? यहाँ से 0, एंड जब मैं यहाँ से जाता हूँ मेरी लेंथ कितनी है? L। सो मैं इस पॉइंट पे लिखूंगा जो मेरा x होगा दैट विल बी इक्वल टू L, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L। क्लियर, एंड मेरे हिसाब से जो ईजीएस्ट चैप्टर है पूरे 11th में इट इज़ ऑसिलेशन एंड वेव्स। क्लियर, इट इज़ ऑसिलेशन एंड वेव्स, अगर आप इसको ढंग से पढ़ो। क्लियर, चाहे आपकी फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है चीज़ों को। नाउ डाइवर्ट नहीं होते हैं। सो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L। नाउ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अभी आपने देखा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के कंडीशन में जो x होता है हमारा, क्लियर, x के लिए वैल्यू जो है इट इज़, जनरल इक्वेशन जो है इट इज़ n+1/2 into λ/2 आपका। क्लियर, into λ/2 आपका। मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए जो x है आपका इट इज़ बेसिकली कितना? n λ/2। अभी मैंने आपको कंडीशंस दी। क्लियर, अभी मैंने आपको कंडीशंस दी, देखिए यहाँ से
क्लियर, अब देखिए यहाँ से, दिस इज फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दिस इज फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर, दिस इज फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड। नाउ 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 ऐसे पहले आप लिखोगे, पहले आप ऐसे लिखोगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फिर मिनिमम, यहाँ से आप डायग्राम बनाओगे। अब आप लिखोगे एज सिटरिंग इज फिक्सड एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि यहीं से आपको दिया जाएगा वाइब्रेशन इज इन स्ट्रेचड सिटरिंग, एक्सप्लेन करिए, फिक्सड एट बोथ एंड्स। क्लियर, सो आप बोलोगे एज सिटरिंग इज फिक्सड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू L, दस नोड्स आर फॉर्मड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड L। क्लियर, देयरफॉर अगर मैं डायग्राम बनाऊं कुछ ऐसे हमारे पास डायग्राम बनेगी। क्लियर, कुछ ऐसे हमारे पास डायग्राम बनेगी। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड L पे हमारे पास सिर्फ क्या फॉर्म होंगे, यहाँ पे नोड्स फॉर्म होंगे। क्लियर, इन पॉइंट्स पे हमारे पास क्या होंगे, इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 0, दिस इज एक्स इक्वल टू L, इन पे हमारे पास क्या फॉर्म होंगे, सिर्फ नोड्स ही फॉर्म होंगे। क्लियर, सो अगर हमारे पास नोड्स ही फॉर्म हो रहे हैं, क्या मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन को लेना है, किसको लेना है, बताइए। यहाँ पे आपने देखा नोड नोड नोड, सो एम्पलीट्यूड मिनिमम, सो मुझे मिनिमम एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन को लेना है। क्लियर, इस कंडीशन में मुझे मिनिमम एम्पलीट्यूड वाली कंडीशन को लेना है। देयरफॉर हम लिखेंगे 10 नोड्स आर फॉर्मेटेड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू L। यहाँ से आप डायग्राम बनाओगे, क्लियर डायग्राम बनाओगे एंड देन आप लिखोगे एट एक्स इक्वल टू L मिनिमम एम्पलीट्यूड। देयरफॉर अगर x का वैल्यू L के बराबर है इस इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि आपके पास x इक्वल टू L पे देखना है, सो x की जगह मैं L का वैल्यू पुट करूंगा, सो आप लिखोगे इस इक्वेशन में x की जगह L, सो L हमारा किसके बराबर होगा, n लैम्बडा बाई 2। सो यहाँ से आपने लेंथ के लिए इक्वेशन निकाली, सो ये जो लेंथ हमारे पास होगी ये हमारे पास होगी n लैम्बडा बाई 2। क्लियर, n लैम्बडा बाई 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इतना आपने नोट डाउन किया होगा। क्लियर, करिए नोट डाउन। नाउ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग। क्लियर, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग, ये भी आप लिखोगे इसके नीचे ही, इस इक्वेशन के नीचे ही नोट डाउन करके, जो स्पीड होती है एक ट्रांसवर्स वेव की इन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग, जिसको अभी हम आगे जाकर निकालेंगे यहाँ से। क्लियर, ये हमारे पास होती है बेसिकली, अच्छा इसको ऑलरेडी हमने देखा, वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्लियर, जो इक्वेशन मैंने आपको मेंशन की थी जब मैंने आपको किस कंडीशन के लिए, बेसिकली मैंने आपको ये ट्रांसवर्स केस के कंडीशन में इक्वेशन दी थी वेलोसिटी की। सो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग इज गिवन बाय, सो आप लिखोगे जो v हमारे पास होता है इट इज अंडर रूट टी अपॉन म्यू, एंड म्यू मैंने आपको वहां पे बोला था म्यू हमारे पास होता है मास पर यूनिट लेंथ। म्यू हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। टी टेंशन मतलब फोर्स, टी मतलब टेंशन, टेम्परेचर नहीं, टी मतलब टेंशन मतलब फोर्स, याद रखिएगा। क्लियर, याद रखिएगा। सो इतना आपने नोट डाउन किया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। क्लियर, सो इतना आपने नोट डाउन किया, वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग। अब हमें आगे इसी की हेल्प से जो इक्वेशन हमने ऊपर निकाली L इज इक्वल टू n लैम्बडा बाई 2, इसी की हेल्प से हमें यहाँ पे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग देखना है, एंड वहाँ पे हम लेंथ निकालेंगे, अलग अलग लेंथ्स। नाउ पहले हम बोलते हैं फर्स्ट मोड और फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड। क्लियर, चाहे फर्स्ट मोड, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड, आपको बोलेंगे फर्स्ट मोड, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल मोड के लिए लेंथ निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्लियर, निकालिए। सो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको n किसके बराबर लेना होगा, आपको n लेना होगा इक्वल टू 1, आपको n लेना होगा इक्वल टू 1। क्लियर, जब आपने n लिया इक्वल टू 1, बताइए आपका l किसके बराबर आएगा। सो आप बोलोगे l हमारे पास है n लैम्बडा बाई 2। क्लियर, इसको नाम दीजिए इक्वेशन a। फ्रॉम इक्वेशन a आप निकालिए l। सो l आपके पास क्या होगा, l सिंपली होगा, अगर n है 1, देयरफॉर लैम्बडा किसके बराबर होगा, लैम्बडा होगा लैम्बडा 1 के बराबर। सो ये हमारे पास बनेगा लैम्बडा 1 बाई 2। क्लियर, कितना बनेगा, लैम्बडा 1 बाई 2। और अगर मैं यहीं से
अगर मैं यहीं से लेमड़ा को निकालूं, क्लियर, सो मैं लिखूंगा जो मेरा लेमड़ा 1 होगा वो हमारे पास होता है 2L। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको बोलेंगे फर्स्ट मोड, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट फंडामेंटल मोड किसमें, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसमें बोलिए लेमड़ा 1 का वैल्यू कितना 2L, या फिर L कितना होता है, इट इज लेमड़ा 1/2, क्लियर, लेमड़ा 1/2, लेमड़ा 1/2। देखिए क्वेश्चन भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर करेंगे पहले ही मोड के लिए। बताइए द फर्स्ट हार्मोनिक, बताइए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक जब हमारा n इस कंडीशन में 1 हो गया, या फिर फर्स्ट मोड या फिर फंडामेंटल मोड। द फर्स्ट हार्मोनिक इन ए स्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L हैज अ वेव लेंथ आप, बताइए भाई साहब, बताइए कितनी कितनी 2L। सो हमारा जो लेमड़ा 1 होता है इट इज 2L, क्लियर। सो फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हार्मोनिक, क्लियर, वेव लेंथ कितनी 2L, समझ में आया होगा। इसी टाइप से आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव दिए जा सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव भी हम करेंगे, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी यहाँ से, क्लियर। अच्छा फ्रीक्वेंसी, अच्छा वी नो दैट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, क्लियर, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। फ्रीक्वेंसी एक केस में अच्छे से दिखाऊंगा, बाकी आप इजीली निकाल पाओगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है किसके बराबर, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, क्लियर। सो मैं लिखूंगा अगर हमारे पास फर्स्ट मोड या फर्स्ट हार्मोनिक है, इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी न्यू 1 निकालनी होगी, क्लियर, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होगी न्यू 1, क्लियर। एंड वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज v, एंड वेवलेंथ हमारे पास कितनी, इट इज लेमड़ा 1, क्लियर, इट इज लेमड़ा 1। सो अगर मैं इसमें पुट करूं यहाँ पे लेमड़ा 1 का वैल्यू, सो मेरी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी v अपॉन लेमड़ा 1 किसके बराबर, 2L के बराबर। एंड अगर मैं यहाँ पे v का वैल्यू पुट करूँ कितना, √T अपॉन म्यू, सो √T अपॉन म्यू पुट करिए, सो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, आपके पास इक्वेशन आएगी 1/2L इंटू √T अपॉन म्यू। सो ये हमारे पास होती है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं बेसिकली, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकल के आई ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ही नाम देते हैं बेसिकली हम क्या, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ही नाम देते हैं हम फर्स्ट मोड, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड, क्लियर। सो ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा 1/2L √T/μ, चाहे ये याद रखें, ये याद रखें, ये याद रखें, कुछ भी, या फिर ये याद रखें, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लियर, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं फर्स्ट मोड, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल मोड। नाउ सेकंड हार्मोनिक यानी कि सेकंड फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी होती है, इसको हम बोलते हैं सेकंड मोड, सेकंड मोड, या फिर इसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, या फिर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। नाम याद रखिएगा, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड मोड, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, क्लियर। सो इस कंडीशन में आपको n लेना होगा किसके बराबर, आपको n लेना होगा 2। सो बताइए l किसके बराबर आएगा फ्रॉम इक्वेशन A। सो l विल बी 2 लेमड़ा इन लेमड़ा, सो 2 बट लेमड़ा किसके बराबर होगा, लेमड़ा 2 के बराबर, 2 लेमड़ा 2 अपॉन 2। सो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा लेमड़ा 2 के बराबर। देयरफॉर अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता फर्स्ट हार्मोनिक नहीं सेकंड हार्मोनिक, सो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या रहता, आपका आंसर L रहता, समझ में आया होगा, क्लियर। उस कंडीशन में आपका आंसर क्या रहता, यानी कि लेमड़ा वेवलेंथ किसके बराबर, L के बराबर, क्लियर, L के बराबर, क्योंकि L इज इक्वल टू लेमड़ा 2। सो ध्यान ध्यान ध्यान। सो अगर यहाँ पे इसने क्या पूछा, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक ऊपर था, ये है सेकंड हार्मोनिक। अगर क्वेश्चन में सेकंड हार्मोनिक होता तब आपका आंसर क्या रहता, लेमड़ा 2 किसके बराबर, L के बराबर, क्लियर। नाउ 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 निकालिए, निकालिए। अभी तो हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालिए। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू 2। अच्छा इट विल बी v वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, हमें रिलेशन पता है, बट वेवलेंथ कौन सी होगी, लेमड़ा 2। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेमड़ा 2 किसके बराबर, L के बराबर, v अपॉन L। सो ये हम लिख सकते हैं 1/L, v का वैल्यू डालिए, इट इज़ t अपॉन म्यू, म्यू म्यू, समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा भी आपके लिए निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्ड मोड, क्लियर, क्या बोलते हैं, थर्ड मोड, या फिर इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक बी, थर्ड हार्मोनिक बी, थर्ड मोड, थर्ड हार्मोनिक, या फिर सेकंड ओवरटोन। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ पे कोई भी ओवरटोन नहीं है, क्लियर, कोई भी ओवरटोन नहीं है, दिस इज सेकंड ओवरटोन। सो n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू भाई साहब 3 डालिए,
एल फ्रॉम इक्वेशन ए निकालिए, एल होगा 3 λ/2, एल क्या होगा 3, लैम्बडा कौन सा, लैम्बडा 3, सो दिस विल बी लैम्बडा 3/2, क्लियर, लैम्बडा 3/2। और अगर आप लैम्बडा 3 निकालेंगे, लैम्बडा 3 किसके बराबर आएगा, लैम्बडा 3 आपका 2l/3 के बराबर आएगा। सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता हमारे पास थर्ड हार्मोनिक, उस केस में लैम्बडा 3 किसके बराबर, 2l/3 के बराबर होता, क्लियर। नाउ फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी न्यू 3, सो न्यू 3 हमारे पास किसके बराबर होगी, इट विल बी v/λ3, सो दिस विल बी v/λ3 किसके बराबर, 2l/3, क्लियर, 2l/3, 2l/3। जब मैं इसमें 3 ऊपर जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3v/2l, क्लियर, क्या लिख सकता हूँ 3v/2l, और मैं इसी को लिख सकता हूँ 3/2l, v की जगह √t/μ, समझ में आया होगा, क्लियर। ये हो गया आपका वाइब्रेशनल चेन स्ट्रेचड स्ट्रिंग, क्लियर, वाइब्रेशनल चेन स्ट्रेचड स्ट्रिंग, क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया, क्लियर, ये तो हो गया। नाउ अगर आपसे nth मोड पूछें, nth मोड के लिए जो nth मोड होगा, ये तो हमने थर्ड निकाला, अगर nth कोई भी अब निकालना होगा उसके लिए आप बोलोगे फिर l जो होगा, l विल बी n λn/2, क्लियर। एंड अगर आपको लैम्बडा n निकालना होगा, आप बोलोगे लैम्बडा n विल बी 2l/n, लैम्बडा n विल बी 2l/n। एंड अगर आपको अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन निकालनी होगी, आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी विल बी वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा n, दिस विल बी इक्वल टू nv/2l बेसिकली, क्लियर, nv/2l, और दिस विल बी n/2l इंटू में यहाँ पे t/μ का वैल्यू, सो ये है nth के लिए। सो ये कंडीशन से आप याद रखोगे, दिस इज फॉर nth, यहाँ से l एंड यहाँ से म्यू, यहाँ से t, क्लियर, समझ में आया होगा, क्लियर। या फिर इसी को आप लिख सकते हो n इंटू न्यू 1, क्लियर, n इंटू न्यू 1 के बराबर, क्लियर। सो इतना आप याद रखेंगे। नाउ डायग्राम्स अगर आपसे पूछी जाए फर्स्ट मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, बताइए। सो ऐसे हमारे पास बनेगा, ऐसे हमारे पास एक वेव बनेगी, क्लियर, ऐसे। सो ये लिखोगे आप एंटी नोड, दिस इज नोड एंड ये नोड, क्लियर। अच्छा, सेकंड हार्मोनिक के लिए आप ऐसे बनाओगे डायग्राम। अच्छा, पहले मैं अंदर वाला ही बनाता हूँ क्योंकि दो यहाँ पे फॉर्म होंगी, दो स्टेशनरी वेव्स इस केस में। सो यहाँ से ये फिक्स्ड होगी, सो इसमें आप नाम दोगे, दिस इज आपका नोड, दिस इज बीच में एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, क्लियर। थर्ड हार्मोनिक के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से 3 बनाओगे, क्लियर, आप यहाँ से 3 बनाओगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कितने नोड एंड कितने एंटी नोड फॉर्म हो रहे हैं, कितने नोड एंड एंटी नोड, नींद नहीं करनी है, क्लियर। सो यहाँ से नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड, हो गया खत्म, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेचड स्ट्रिंग। अब 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, फिर यहाँ से आपका मामला खत्म, क्लियर, मामला खत्म, आपके बोर्ड के लिए भी एंड आपके नीट के लिए भी मामला खत्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर। जब नीट में जाओगे फिर वापस आना एंड वीडियोस पे कमेंट करना जो आपके टॉपिक्स बोर्ड के सिलेबस में हैं, क्योंकि नीट में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस होगा, वो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं आपके बोर्ड के हिसाब से कवर कर रहा हूँ। बट जितना भी मैं आपके बोर्ड के टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ जो नीट में है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, कैलकुलेशन वगैरह एक्स्ट्रा, बाकी कॉन्सेप्ट थ्योरी इतना ही रहेगा। नाउ लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेचड स्ट्रिंग, क्लियर। लॉस हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर। जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रेचड स्ट्रिंग की, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने देखी। नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, फंडामेंटल या फिर फर्स्ट मोड जो होता है, इट इज 1/2l इंटू √t/μ। सो हम लिखते हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है न्यू हमारे पास होता है किसके बराबर, इट इज 1/2l √t/μ, क्लियर, t/μ। सो यही हमारे पास बेसिकली बनता है फिर लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेचड स्ट्रिंग। सो बेसिकली 3 लॉज यहाँ पे बनते हैं। लॉ ऑफ लेंथ, बताइए फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ के बीच रिलेशन। फ्रीक्वेंसी हमारे पास
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हो गया एक ला, हो गया एक ला। यहाँ से साइड में आप लिखोगे व्हेन टी एंड म्यू आर कांस्टेंट, आपको दो अलग, क्योंकि आपके पास तीन क्वांटिटीज हैं टी, एल और म्यू। क्लियर, अगर आप ए को डिफाइन कर रहे हो, दो आपको कांस्टेंट रखने हैं। ला ऑफ टेंशन बताइए, जो फ्रीक्वेंसी है, ला ऑफ टेंशन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ला ऑफ लेंथ क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने टी लिया, एल एंड यू कांस्टेंट होंगे, एल एंड यू कांस्टेंट होंगे। अच्छा, ला ऑफ मास, ला ऑफ मास क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू। क्लियर, अंडर रूट म्यू। इस कंडीशन में एल और टी आपके कांस्टेंट होंगे। ये आपके पास हैं लॉज। सो आपके लॉज भी खत्म। नाउ 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 ये जो इक्वेशन है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू। क्लियर, यानी कि वाइब्रेटिंग स्ट्रेचड स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, आपको एग्जाम में दिया जाता है भाई साहब, ये इक्वेशन जो है ना, इसको आप डायमेंशंस की हेल्प से डिराइव करो। 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 में भी ये क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर, द फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे क्वेश्चन देगा। द फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन लेंथ एल एंड टेंशन टी एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव एन इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर, सो हमेशा जिस हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यूज दिए होंगे उसी ऑर्डर में पुट करना। सो आप लिखोगे हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ से, जो फ्रीक्वेंसी होती है, लेट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले क्या दी है, लेंथ, इसमें हम पावर लेंगे, लेट ए, वहाँ पे मैं शायद पी क्यू आर कुछ लिखा रहा था, सो ए। अच्छा, टेंशन टी, अच्छा इसमें पावर बी, अच्छा म्यू मास पर यूनिट लेंगे तो इसमें हम पावर सी लेंगे। सो मैं लिखूंगा लेट फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इस के मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा। क्लियर, दिस इज एल पावर ए टी पावर बी म्यू पावर सी, इसको नाम दीजिए इक्वेशन ए यहाँ से। चलिए करते हैं अब नाउ राइटिंग डायमेंशंस। अब आप ऐसे लिखते हो, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स लिखिए। अच्छा, इस साइड फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होते हैं, m0 l0 t-1, ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इक्वल टू के आपका कांस्टेंट, उसको फिलहाल छोड़िए। अच्छा, एल आपकी लेंथ के डायमेंशन L1 ही होंगे। क्लियर, रेशियो टू पावर ए। टी आपका फोर्स, यहाँ पे टी टेंशन मतलब फोर्स, टेम्परेचर नहीं लेना, टेम्परेचर वरना एग्जाम में फिल्म हो जाएगी। सो m1 L1 t-2, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज आर फोर्स के डायमेंशन। सो ऊपर रेशियो टू पावर बी म्यू मास पर यूनिट लेंथ, म्यू मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। देखिए मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या बनेगा, ml-1। क्लियर, सो मास पर यूनिट लेंथ के डायमेंशन हमारे पास क्या होंगे, मास पर यूनिट लेंथ के डायमेंशन सिंपली m1 l-1। रेशियो टू पावर क्या है, रेशियो टू पावर क्या है, म्यू का हमने सी दिया है। क्लियर, रेशियो टू पावर सी। अब आपका खेल खत्म। समझ में आया होगा जो हमने डायमेंशंस दिखाए थे। अब आप यहाँ से इजीली इसको निकाल सकते हो। चलिए दिखाते हैं आपको। m0 l1 t-1, दिस विल इक्वल टू l a। क्लियर, अच्छा इनटू में m रेशियो टू पावर b l रेशियो टू पावर b t पावर -2b इनटू में यहाँ से, अच्छा m पावर c l पावर -c। क्लियर, m पावर -c। अब आप पहले इनको अरेंज करिए। सो m, पहले m पे गौर फरमाइए, m और m। सो ये क्या बनेगा, b + c। अच्छा, l पे गौर फरमाइए, l कितने हैं, 3 शायद, 1 2 और 3। सो l लिखिए, दिस इज l a + b - c। यहाँ पे t पे गौर फरमाइए, t कितना, t एक ही है, t हमारा -2b। समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा। नाउ अब आप क्या करते हैं, अब आप पावर्स को कंपेयर करते हो। कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, करिए पावर्स। यहाँ से m0 l0 t-1। सो आप डायरेक्टली लिखोगे देयरफॉर b + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से b + c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर, इक्वेशन 2। ऊपर हमने इस इक्वेशन को नाम दिया 1 या फिर a, कुछ भी आप रखो। क्लियर, दिस इज इक्वेशन 2। अच्छा, देन a + b - c, दिस विल बी इक्वल टू 0 अगेन। दिस इज इक्वेशन 3 आपकी। अच्छा, देन
-2b इज इक्वल टू -1, सो -2b इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास b निकलेगा, सो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4 मैं लिख सकता हूँ -2b इक्वल टू -1, b हमारा किसके बराबर होगा 1/2। निकला एक। नाउ अगर आपका b निकला, आप इजीली इस इक्वेशन 2 से c को निकालोगे, सो मैं लिखूंगा अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं लिखूंगा क्या, b प्लस सी इक्वल टू 0, b की जगह 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0, निकालिए c भी निकला, c कितना निकला -1/2। सो अब हमारे पास b भी निकला, c भी निकला, a निकलेगा ना थर्ड से, सो फ्रॉम थर्ड निकालिए, थर्ड क्या है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। सो हमने b और c को निकाला है, क्लियर, b और c को निकाला है। सो a हमें निकालना है बेसिकली, सो हम लिखेंगे बेसिकली a प्लस हमारे पास फिर क्या है b कितना b 1/2 यानी कि प्लस 1/2, फिर माइनस है ना, माइनस ये वाली इक्वेशन देखिए माइनस सी एंड c ऑलरेडी हमारा -c निकला है, दिस इज -1/2, दिस इज इक्वल टू 0, मामला ख़त्म, क्लियर। दिस इज a प्लस 1/2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 0, क्लियर, दिस इज इक्वल टू 0। एंड जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे 2 1 2 या फिर 1 + 1, क्योंकि नीचे बेस कॉमन है 1 + 1 हो गया 2, नीचे 1 2, सो यहाँ से आपका कितना बचेगा, यहाँ से आपका 1 बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। एंड जब आप a को निकालोगे, a आपका कितना निकलेगा -1, क्लियर, ये आपका -1 निकलेगा। सो आपने बेसिकली क्या किया, आपने b को भी निकाला, c को भी निकाला एंड आपने a को भी निकाला। अब आप लिखोगे नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में डालोगे, इनको डालिए इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू KLATB म्यू सी। सो आप लिखोगे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इट इज k, अच्छा पहले हमारे पास क्या था LT म्यू, दिस वाज ABC। अब आप रेस्पेक्टिव पावर्स डालिए, आप लिखेंगे k, L कितना निकला L-1, T P B कितना 1/2, B 1/2, B आपका 1/2, म्यू कितना -1/2। सो यहाँ से मामला ख़त्म। एंड k का वैल्यू जो हमारे पास होता है, k इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, इसका वैल्यू हमारे पास होता है 1/2। सो मैं लिखूंगा 1/2, L-1 मीनस 1/L, अच्छा t मीनस दिस इज √t, 1/2 मतलब √t, अच्छा म्यू पावर -1/2, इट मीन्स 1/√μ। सो जब आप इसको रीअरेंज करोगे आपके पास क्या बचेगा 1/2L √t/μ। ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकली, इसको हमने प्रूव किया, खत्म, क्लियर, खत्म। वीडियो को आप 2 बार देखना अगर समझ में नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गन पाइप, 2 ही टॉपिक रह गए, ऑर्गन पाइप एंड आपका यहाँ पे बीट्स, ऑर्गन पाइप एंड बीट्स। नाउ ऑर्गन पाइप हमारे पास क्या होती है, ऑर्गन पाइप हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, विच में बी क्लोजर एट वन एंड और ओपन एट बोथ एंड्स। या तो दोनों एंड से क्या होगा ओपन, इसको हम बोलते हैं ओपन पाइप, या तो क्लोजड पाइप में एटलीस्ट एक एंड क्या होगा, एक एंड क्लोजड होगा। ये हमारे पास क्या है क्लोजड पाइप, ये हमारे पास क्या है क्लोजड ऑर्गन पाइप, क्लियर, क्लोजड ऑर्गन पाइप। सो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एटलीस्ट एक एंड क्या होगा क्लोज्ड होगा। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, दोनों एंड्स क्या होते हैं ओपन हमारे पास होते हैं, क्लियर, दोनों ओपन हमारे पास होते हैं। नाउ एंटी नोड एंड नोड, एंटी नोड कॉन्सेप्ट आपको पता है, एम्पलीट्यूड वाला, बताइए एंटी नोड जो हमारे पास होता है किस केस में, ऑर्गन पाइप में, इज फॉर्मड एट ओपन एंड, क्लियर। इस कंडीशन में जो एंटी नोड हमारे पास होता है, एंटी नोड्स जो हमारे पास होते हैं यहाँ पे आपको दिखाएंगे, एंटी नोड्स जो होते हैं वो ओपन एंड्स पे फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, क्लोज्ड एंड पे क्या बनेगा नोड। सो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड। समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा। सो नोड कहाँ पे बनता है क्लोज्ड एंड में, क्लोज्ड एंड में। सो यहाँ से नोड आपका बनेगा, क्लियर, यहाँ से एंटी नोड आपका बनेगा, क्लियर। नाउ अगेन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, पहले पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को। देखिए लेट ये मेरे पास पाइप है एंड ये हमारे पास है क्लोज्ड मतलब एटलीस्ट एक एंड क्या होगा क्लोज्ड होगा। एंड लेट ये इसकी लेंथ है, क्लियर,
लेट ये हमारे पास इसकी लेंथ है यहाँ पे, क्लियर, ये इसकी लेंथ है यहाँ पे हमारे पास, क्लियर, लेंथ, यानी कि एटलीस्ट एक एंड क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। एंड इसकी लेंथ के लिए जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, यहीं से आपको करना है, एल जो हमारे पास होता है इट इज़ 2n+1 इंटू λ/4, क्लियर। इसके लिए जनरल इक्वेशन लेंथ के लिए अलग से कहीं से डिराइव नहीं करनी है, बस आपको याद रखनी है। एल हमारे पास होता है 2n+1 λ/4, बट याद रखिएगा n का वैल्यू हमारे पास हो सकता है 0, 1, 2 सो ऑन, क्लियर, सो ऑन। अच्छा, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लियर, ओपन ऑर्गन पाइप की अगर मैं बात करूं, ओपन ऑर्गन पाइप हमारे पास क्या होगी, दोनों साइड से ओपन होगी, क्लियर। लेट दिस इज इट्स लेंथ, ये इसकी लेंथ है लेट, एंड इसकी जो लेंथ हमारे पास होती है इट इज़ n λ/2, क्लियर, इट इज़ n λ/2। सो दिस इज दी लेंथ फॉर ओपन पाइप, क्लियर। एंड n का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, n का वैल्यू यहाँ से 1, 2, 3 सो ऑन हो सकता है हमारे पास, क्लियर। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। अभी मैं ओपन ऑर्गन पाइप पे भी आऊँगा। नाउ फर्स्ट मोड, जो यहाँ पे फर्स्ट मोड हमारे पास होता है, फर्स्ट मोड को हम साथ ही में क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोड को मैंने अलग भी नाम से आपको दिए हैं। फर्स्ट मोड को हम बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक, ये भी आप याद रखेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट मोड। अगर फर्स्ट है तो इसको हम बेसिकली फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल होगी। सो फंडामेंटल मोड, चाहे आप इसको फर्स्ट हार्मोनिक कह लो, फर्स्ट मोड कह लो, या फिर फंडामेंटल मोड कह लो। अच्छा, इसके लिए जो n का वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ से n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, इसके लिए जो n का वैल्यू होता है इट इज़ 0, क्लियर। इसके लिए जो n का वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ 0। नाउ काम पे लग जाइए, निकालिए l। सो l, जब आप इस इक्वेशन में n का वैल्यू 0 पुट करोगे सो इट विल बी सिंपली λ/4, बट अगर फर्स्ट मोड है सो l विल बी λ1/4, क्लियर। सो l आपका λ1/4 निकला, और अगर आप यहाँ से लैम्बडा निकालोगे सो आपकी जो वेव लेंथ होगी, पहली वेव लेंथ होगी, वो किसके बराबर होगी, λ1 विल बी आपके पास 4l के बराबर, λ1 विल बी 4l के बराबर, क्लियर। सो दिस इज इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। नाउ फ्रीक्वेंसी निकालिए। देयरफॉर हमने देखा था फ्रीक्वेंसी विल बी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी v1 विल बी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ν1 विल बी v/λ1, क्लियर, v/λ1। सो आपका λ1 कितना, 4l, सो दिस विल बी v/4l आपका, क्लियर। सो ये आपने निकाला फर्स्ट मोड, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल मोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, v/4l, क्लियर, v/4l। एंड इसकी डायग्राम चलिए बाद में डायग्राम दिखाते हैं, पहले 2-3 मोड्स को हम निकालेंगे। सेकंड मोड, क्लियर, सेकंड मोड याद रखिए। अब यहाँ से ट्विस्ट है थोड़ा बहुत, सेकंड मोड जो यहाँ पे होता है इसको हम सेकंड हार्मोनिक नहीं बोलते हैं, इसको हम थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्लोज्ड पाइप होती है इसमें ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ओवरटोन हम इसको बोलते हैं, क्लियर, थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक नहीं लिखना वरना काम खत्म, क्योंकि हमारे पास ऑल हार्मोनिक होते ही नहीं है ऑर्गन पाइप में, इसमें हमारे पास ऑड हार्मोनिक होते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास बताइए n का वैल्यू किसके बराबर होगा, सेकंड हार्मोनिक के लिए n का वैल्यू 1 के बराबर होगा, क्योंकि पहला n 0, दूसरा हमारे पास 1। सो n का वैल्यू हमारे पास होगा 1 के बराबर। देयरफॉर l किसके बराबर होगा, फ्रॉम इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन ए में पुट करिए। अगर n 1, सो यहाँ से क्या बनेगा, 2 1 4 2 + 1 3, सो 3 λ/4, क्लियर, 3 λ/4 समझ में आया होगा। दिस विल बी 3 λ/4, बट हम सेकंड निकाल रहे हैं, सो दिस विल बी 3 λ2/4। और अगर आप यहाँ से λ2 निकालोगे, λ2 ईजिली निकल के आएगा, किसके बराबर आएगा, 4 उधर, सो दिस विल बी 4l, 3 नीचे, 4l/3, क्लियर, 4l/3। नाउ निकालिए फ्रीक्वेंसी 2, सो इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। निकालिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। सो वेवलेंथ कौन सी, सेकंड वेवलेंथ, क्लियर। सो दिस विल बी वेलोसिटी यहीं पे, सो दिस विल बी v/4l/3, 3 ऊपर जाएगा, दिस विल बी 3v/4l, क्लियर, 3v/4l। नाउ यहाँ पे फंडा है, आपको कंपेयर करना है इसको किसके साथ,
जो फंडामेंटल मोड है, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फर्स्ट मोड के साथ कंपेयर करिए। सो उसमें हमारे पास V1 कितना निकला 4L। क्लियर, करिए कंपेयर, करिए कंपेयर, करिए कंपेयर। दिस इज V/4L। सो यहाँ पे आपके पास इतना है ना V/4L। क्लियर, सो आप इसको लिखोगे दिस इज देयरफॉर 3 टाइम्स न्यू 1, क्योंकि न्यू 1 किसके बराबर V/4L। सो दिस इज 3 टाइम्स न्यू 1, इसलिए इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया होगा, अब आपको याद रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, इसलिए इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। वेरी इजी। नाउ थर्ड मोड, थर्ड मोड को हम क्या बोलेंगे, थर्ड मोड को हम बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। थर्ड मोड को हम बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक या फिर ओवरटोन सेटल, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन कौन सा होगा, सेकंड। सो निकालिए n इसके लिए किसके बराबर होगा, n विल बी इक्वल टू 2। सो l किसके बराबर होगा, जब n का वैल्यू 2, सो इस इक्वेशन में डालिए 2 2 4, 4 + 1 हो गया 5, 5 λ/4। दिस विल बी 5 λ/4, बट लैम्बडा कौन सा, थर्ड। सो दिस विल बी 5 λ/3/4। और अगर आप यहाँ से λ3 निकालोगे, अच्छे से नोट्स को बनाना। सो जब आप लिखोगे ना तभी समझ में आएगा, कुछ लोग बस पीडीएफ करते रहते हैं। क्लियर, सो होगा क्या, दिस विल बी 4L/5। क्लियर, दिस विल बी 4L/5। सो λ3 आपका 4L/5 होगा, क्योंकि जब आप एक बार लिखते हो ना, दूसरी बार आपका काम हो जाता है, वो आपके दिमाग में छप जाता है। क्लियर, छप जाता है। सो दिस विल बी 4L/5। सो निकालिए न्यू 3। सो न्यू 3 विल बी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, कौन सी, थर्ड वेवलेंथ। सो दिस विल बी वेलोसिटी अपॉन, अच्छा λ3 किसके बराबर, 4L/5 के बराबर, 5 जाएगा ऊपर, दिस विल बी 5V/4L। अगेन कंपेयर करिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी V1 किसके बराबर है, V/4L। सो यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा होगा V/4L। सो इसको आप कोरिलेट करिए। सो आप लिखोगे भाई साहब दिस इज 5 टाइम्स न्यू 1, 5 टाइम्स न्यू 1, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। देयरफॉर नोट आप लगाओगे, इन ए क्लोज्ड पाइप, नीट बोर्ड सभी में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इन ए क्लोज्ड पाइप क्या फॉर्म होते हैं, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर फॉर्मड। यानी कि आपके पास क्या होगा, आपके पास जो फर्स्ट बना वो बना V/4L, जो सेकंड मोड बना वो क्या बना, वो बना 3V/4L, जो थर्ड मोड बना वो क्या बना 5V/4L। बताइए जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा 7V/4L, यानी कि फोर्थ मोड, दिस इज फोर्थ मोड। फिफ्थ मोड बताइए वो क्या बनेगा 9V/4L, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखोगे, दिस इज न्यू 1 फ्रीक्वेंसी, ये कितना 3 टाइम्स न्यू 1, ये कितना 5 टाइम्स न्यू 1, ये कितना 7 टाइम्स न्यू 1, ये कितना 9 टाइम्स न्यू 1। इसको भी नोट डाउन करिए। इसी को हम बोलते हैं इन ए क्लोज्ड पाइप ऑड हार्मोनिक्स आर फॉर्मड, ऑड हार्मोनिक्स हमारे पास फॉर्म होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज nth मोड। क्लियर, नेक्स्ट इज nth मोड। जो nth मोड हमारे पास होता है, nth मोड की अगर मैं बात करूं, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है इट इज 2n-1, 2n-1, देन यहाँ से न्यू 1। क्लियर, वेट ए सेकंड, मेरा निफू यहाँ से मुझे बुला रहा है, वेट ए सेकंड, इसकी बात सुननी पड़ती है क्योंकि थोड़ा शरारती है। नाउ सो ये यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बनेगी जनरल, सो दिस विल बी, जो न्यू n होगा इट विल बी 2n-1 इंटू न्यू 1। क्लियर, n। सो आप यहाँ पे कोई भी चेक कर सकते हो। क्लियर, कोई भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। क्लियर, यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर, नाउ ये तो हमने बात की किसकी, ये तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। सो इतना आपने नोट डाउन किया होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से nth मोड, यहाँ से जनरल फार्मूला। नाउ क्लोज्ड पाइप, ये ओपन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की अगर मैं बात करूँ, दोनों साइड क्या होगी ओपन। अच्छा अभी तो हमने डायग्राम बनाएंगे फर्स्ट मोड के लिए, डायग्राम, क्योंकि डायग्राम्स भी एग्जाम में बनाना। सो यहाँ से ऐसे हमारे पास इसमें डायग्राम बनेगी, दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे हमारे पास। क्लियर, ये एंटी नोड, ये आपका नोड। अच्छा सेकंड मोड के लिए, सेकंड मोड के लिए कुछ ऐसे, सेकंड मोड के लिए कुछ ऐसे, देखिए सेकंड मोड में कुछ ऐसे हमारे पास, यहाँ से ऐसे एंड फिर यहाँ से ऐसे। क्लियर, सो इसमें हम बोलेंगे एंटी नोड,
नोड, एंटी नोड, नोड। समझ में आया होगा। सेम आप बनाओगे किसमें, थर्ड मोड के लिए। क्लियर, थर्ड मोड के लिए या फिर फिफ्थ हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन के लिए। अच्छा, इनका रेशियो भी कभी कभार पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे यहीं से लिखना, ऑड हार्मोनिक के नीचे लिखना। V1 आपको बोलेंगे न्यू 1 इज टू न्यू 2 इज टू न्यू 3 इज टू सो ऑन। सो बताइए रेशियो क्या है। रेशियो इज 1:3:5। अगर इसमें 4 भी डालता तो आप लिखते 7। क्लियर, 1:3:5। समझ में आया होगा। 1:3:5:7:9। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। नाउ ओपन आर्गन पाइप लास्ट आपका, देन मामला खत्म, देन आपका यहाँ पे बीट्स, छोटा सा टॉपिक। नाउ फर्स्ट मोड। क्लियर, सो L इसके लिए n λ/2, L इसके लिए n λ/2, बट n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3। याद रखिएगा, इसमें ध्यान रखना। यहाँ से n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट, 0 1 2। क्लियर, 0 1 2। नाउ फर्स्ट मोड निकालिए। अब आपको समझ में आया होगा, आई थिंक। क्लियर, अब आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट मोड को क्या हम बोलेंगे, फंडामेंटल मोड, या फिर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर, फर्स्ट हार्मोनिक। जो दूसरा इसमें बनेगा ना, अच्छा इसमें क्या बना था, थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। इसमें जो पहले मैं लिख के रखूंगा, इसमें जो सेकंड बनेगा ना, वो सेकंड हार्मोनिक ही बनेगा। क्लियर, अभी आप देखोगे फॉर्मूला से, वो सेकंड हार्मोनिक ही बनेगा। एंड जो ओवरटोन बनेगा ना, वो लाइक जैसे वहां पे बना था फर्स्ट ओवरटोन। डिफरेंस कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे थर्ड ओवरटोन बना था, बट यहाँ पे सेकंड ओवरटोन। अच्छा, जो यहाँ पे बनेगा ना, वो थर्ड हार्मोनिक बनेगा। क्या बनेगा, थर्ड हार्मोनिक। एंड जो यहाँ पे ओवरटोन बनेगा ना, वो सेकंड ओवरटोन बनेगा सेकंड। डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक बना था, सेकंड ओवरटोन। क्लियर, सो हार्मोनिक्स में डिफरेंस है। क्लियर, इसलिए हमने लिखाया क्लोज्ड पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर फॉर्मड। अभी आप लिखोगे यहाँ पे ऑल हार्मोनिक्स आर फॉर्मड, यानी कि 1 2 3 सभी। क्लियर, यानी यहाँ पे सभी, ऑल, चाहे ऑड हो या फिर इवन हो, सभी फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर, अभी इक्वेशन से आप देखोगे। सो फर्स्ट मोड के लिए n = 1। सो बताइए L आपका किसके बराबर होगा, L n का वैल्यू 1, सो L विल बी λ/2। सो L1 देयरफॉर दिस विल बी λ1/2। और अगर आप λ1 को निकालो, λ1 निकलेगा 2L के बराबर। 2L निकालिए फ्रीक्वेंसी, न्यू 1, दिस विल बी V/λ1। सो ख़त्म मामला यहीं पे। सो दिस विल बी V/2L। सो ये हमारे पास, इसका आगे हम यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ V/2L, यानी कि फंडामेंटल मोड। क्लियर, समझ में आया होगा। जैसे यहाँ से हमने कोरिलेट किया था ना, V/4L को, ऐसे हम यहाँ पे फंडामेंटल मोड को कोरिलेट करेंगे V/2L को। क्लियर, समझ में आया होगा। नाउ n = 2 इसमें, यानी कि सेकंड हार्मोनिक, n = 2 आपको डालना होगा। क्लियर, सेकंड हार्मोनिक के लिए आपको n = 2 डालना होगा। सो L निकालिए। जब आप इस इक्वेशन में ऊपर 2 डालोगे, दिस विल बी 2 λ/2। सो 2 गया, वहाँ पे बचा λ। सो L = λ2 या फिर λ2 = L। सो फ्रीक्वेंसी निकालिए, न्यू 2। क्लियर, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, न्यू 2 हमारे पास क्या होगी, दिस विल बी V/λ2। अच्छा निकालिए। सो V/λ2 किसके बराबर, L के बराबर। सो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, हमारे पास क्या था, V/2L। यहाँ पे हमारे पास क्या है, VL। क्लियर, VL। सो बेसिकली हुआ क्या है, अगर मैं इसको V/2L लेता, क्लियर, V/2L, वेट ए सेकंड, यहाँ पे हमारे पास V/L है। सो जो फंडामेंटल था हमारे पास, वो क्या था, V/2L। अगर इसमें आप 2 मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 गया, आपके पास क्या बचेगा, V/L। समझ में आया होगा। देयरफॉर इट इज ट्वाइस। क्लियर, यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज, ये क्या निकला, दिस इज ट्वाइस न्यू 1। समझ में आया होगा कैसे ट्वाइस है, क्योंकि V/2L में जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, वहां से आपका V/L निकलेगा। समझ में आया होगा। सो दिस इज ट्वाइस न्यू 1। क्लियर, दिस इज ट्वाइस न्यू 1। इसको रफली लिख के रखिएगा, मैंने रफ किया क्योंकि अभी मुझे डायग्राम भी बनानी है वहां पे। क्लियर, सो न्यू 3 थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन, न्यू 3 निकालिए। अच्छा पहले n का वैल्यू देना है ना। सो n का वैल्यू हमारे पास, n का वैल्यू 3, ऊपर वाली इक्वेशन में n3 दीजिए। सो 3 λ/2। सो L हमारा बनेगा 3 λ/2, बट कौन सा लैम्डा, 3 लैम्डा। क्लियर, λ3। सो अगर आप और λ3 को यहाँ से निकालोगे, दिस विल बी 2L/3। क्लियर, दिस विल बी 2L/3। सो निकालिए फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी न्यू 3 किसके बराबर होगी, दिस विल बी V/λ
लैम्डा, बट कौन सा, थर्ड लैम्डा, सो दिस विल बी v अपॉन दिस इज 2l/3, 3 गया ऊपर, दिस विल बी 3v अपॉन 2l, 3v अपॉन 2l। सो ऊपर वाला हमारे पास क्या था, v/2l, सो ये इससे यहाँ पे 3 टाइम्स है, सो 3 टाइम्स ν1, 3 टाइम्स ν1, समझ में आया होगा। सो therefore in an open pipe all harmonics are formed, ओपन पाइप में हमारे पास सभी हार्मोनिक फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे ऑड हार्मोनिक। सो पहला हमारे पास क्या था, v/2l, दूसरा 2v/2l, और उसको आपने लिखा v/l, तीसरा क्या बनेगा 3v/2l, चौथा क्या बनेगा 4v/2l, क्लियर, 4v/2l, समझ में आ रहा होगा, क्लियर, समझ में अच्छा, नेक्स्ट क्या बनेगा पांचवा 5v/2l, क्लियर, 5v/2l। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखूं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेट, इसके लिए ν1, इसके लिए क्या होगी 2ν1, इसके लिए क्या होगी 3ν1, इसके लिए क्या होगी 4ν1, इसके लिए क्या होगी 5ν1, बट यहाँ पे हमारे पास क्या थे ऑड 3 5 7 9, क्लियर, समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या है ऑल ऑल ऑल। नेक्स्ट इज nth मोड। nth मोड की अगर मैं बात करूं, सिंपली यहाँ पे जो फार्मूला है v nth के लिए इट इज n ν1, क्लियर, इट इज n ν1, मामला खत्म, क्लियर, मामला खत्म। डायग्राम अगर आप बनाएंगे फर्स्ट मोड के लिए, क्योंकि ओपन पाइप है, दोनों साइड से क्या होगी ओपन होगी, क्लियर, ओपन होगी। सो यहाँ पे जो डायग्राम बनती है वो कुछ यूं बनेगी, देखिए ऐसे हमारे पास बनेगी, क्लियर, ऐसे हमारे पास बनेगी यहाँ पे डायग्राम। अच्छा, दूसरे के लिए ऐसे हमारे पास डायग्राम होगी, एक कंप्लीट फुल फॉर्म होगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। सिमिलरली आप नेक्स्ट बनाओगे, उसमें 2 कंप्लीट फॉर्म होंगे, एंड बाकी इस साइड ऐसे एंड इस साइड ऐसे, वेव्स हमारे पास फॉर्म होगी, या फिर डायग्राम आप शो करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए कि इक्वेशन हमने क्या निकाली, हम क्या निकाल रहे थे। ये चाइनीज भाषा यहाँ पे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप, फंडामेंटल की बात कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लियर, इनकी ν1 की बात कर रहा है, ν1, क्लियर, ऑफ एन ओपन पाइप एंड ए क्लोज्ड पाइप, ईच ऑफ लेंथ l एंड स्पीड इतना क्या है। सो आइए सो v/4l क्लोज्ड पाइप के लिए, v/4l क्लोज्ड पाइप के लिए, v/2l ओपन पाइप के लिए, क्लियर। सो क्लोज्ड के लिए हमारे पास क्या v/4l, दिस इज फॉर क्लोज्ड। ओपन के लिए क्या, ओपन के लिए v/2l, अभी हमने देखा v/2l। अच्छा, इसने पहले ओपन दिया है फिर क्लोज्ड, सो ढूंढिए, ये a होगा, दिस विल बी सेकंड, सो v/2l एंड v/4l, v/2l एंड v/4l, ऑप्शन सी आपका करेक्ट, खत्म मामला, समझ में आया होगा। एंड इनके ऊपर आपको सिंपल न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। बताइए, क्लोज्ड पाइप में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, आपको वेलोसिटी का वैल्यू कुछ देगा, लेंथ का वैल्यू कुछ देगा, आपको ν1 निकालना होगा, ν1 इज v/4l, बस आपको v/4l, v दिया होगा, l दिया होगा। सिंपल न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं बोर्ड में, आते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ध्यान दीजिए, ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है, थर्ड ओवरटोन। यहाँ पे आइए वापस, ये था ओपन ऑर्गन पाइप का, ये ओपन ऑर्गन पाइप हमने कहाँ तक निकाला, सेकंड ओवरटोन, थर्ड मोड, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। ये बोल रहा है थर्ड ओवरटोन कौन सा होगा, ये होगा थर्ड ओवरटोन, या फिर ये होगा फोर्थ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवरटोन। सो 4v/2l, सो दिस इज v4, दिस इज कितना था 4v/2l, 4v/2l ओपन है, इसको मैं लिखूंगा L0 यहाँ पे, या फिर L0 या फिर LO। अच्छा, इज इन रेजोनेंस विथ सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, और सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, ओवरटोन सेकंड पे आइए, सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप 5v/4l, 5v/4l। ये क्या है, रेजोनेंस में, रेजोनेंस मतलब इक्वल, क्लोज्ड पाइप का सेकंड ओवरटोन, ध्यान दीजिएगा, ओवरटोन हार्मोनिक में डिफरेंस है। सो इट इज, इसका क्लोज्ड पाइप का क्या ν3, क्लोज्ड पाइप का ν3, सो क्लोज्ड पाइप का ν3, ओपन पाइप का ν4, एंड कितना हमारे पास 5v/4l, सी मैं लिखूंगा क्लोज्ड। ये रेजोनेंस में है, रेजोनेंस मतलब इक्वालिटी में है, देयरफॉर
देयरफॉर मैं लिखूंगा न्यू 4 किसका, ओपन पाइप का, क्लियर, इट इज इक्वल टू न्यू 3 किसका, क्लोज्ड पाइप का। सो 4v/2 L नॉट, 4v/L अपॉन 2 L नॉट, या फिर LO, दिस इज इक्वल टू 5v/4 LC। समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन को फर्दर पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 8 सेंटीमीटर, सो LO आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप इज, मामला खत्म, क्लियर। सो LC उधर ले जाइए, जब आप LC उधर ले जाओगे होगा क्या, यहाँ से 2 इधर जाएगा, सो दिस विल बी 2 5 आर 10, अच्छा 10 V वहीं पे, अच्छा V और V खत्म होगा, क्योंकि देखिए देखिए इधर भी V इधर भी V खत्म। सो आपके पास क्या बचा 10, अच्छा 4 नीचे आया, 4 और 4 16, अच्छा L नॉट ऊपर गया इधर, ये बना L नॉट, ये आपके पास एक्सप्रेशन बनी सिंपली, क्लियर, इस इक्वेशन से एक्सप्रेशन बनी। सो LC आपका कितना 10/16 इंटू कितना दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा, ऐसे आप क्वेश्चन इसको पढ़ोगे, एक एक टॉपिक मैंने आपका कवर किया। 8 1 4 8, 8 2 4 16, सो 10/2, सो 10/2, अच्छा 8 1 4 8, 8 2 4 16, 10 ही था ना, हाँ 2 5 और 10, सो आपका यहाँ पे वैल्यू कितना निकल के आएगा 5, क्लियर, आपका वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा, क्लियर, समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक हियर इट्स बीट्स, आपका 11th खत्म। बीट्स, अब बीट्स क्या होती है, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, बीट्स, इंटरफेरेंस, क्लियर, स्टेशनरी वेव्स, क्लियर, स्टेशनरी वेव्स। बीट्स में मैंने बोला था व्हेन टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे मैंने आपको टेबल दिया था ना, यहाँ से फ्रीक्वेंसी, यहाँ से डायरेक्शन, यहाँ पे फिनोमेना, क्लियर। सो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, क्लियर, व्हेन टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी बट नॉट एग्जैक्ट, ट्रेवलिंग विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, क्लियर, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, क्लियर, दे गिव राइज टू फिनोमेना ऑफ बीट्स, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ए की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 200 हर्ट्स, दूसरे की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 202 हर्ट्स, यहाँ पे हमारे पास बीट्स जनरेट होगी। अगर ए की 200 दूसरे की 220, इसको हम नियरली इक्वल नहीं बोलेंगे, फिर ये दूर दूर होती। या फिर ए की 10 हर्ट्स, दूसरे की हमारे पास 12 हर्ट्स, क्लियर, या फिर 13 हर्ट्स। सो इस कंडीशन में जो दो वेव्स होंगी वो किसको जन्म देंगी, वो बीट्स फिनोमेना को जन्म देंगी, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, नीचे लिखना, डायग्राम आप बना सकते हो, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव इज 5 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव मेरे पास कितना 6, क्लियर। सो होगा क्या, मेरे पास 6 वेव्स फॉर्म होगी, एक में 5। सो फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, 4, 5, सो इसमें 5 वेव्स मेरे पास बनी, क्लियर, इसमें 5 वेव्स मेरे पास बनी। अब अगर दूसरी की मेरे पास फ्रीक्वेंसी है कितनी 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 6। जब ये दो वेव्स क्या करेंगी, जब ये दो वेव्स क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी। सो ऐसे फॉर एग्जांपल आप इनको क्या कराओगे, आप इनको सुपर इम्पोज कराओगे, क्लियर। ऐसे फॉर एग्जांपल आप इनको सुपर इम्पोज कराओगे, लेट इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, लेट इसका कलर 6 बनाना, क्लियर, 6 वेव्स को बनाना ऐसे। सो लेट मेरे पास जो पहली है इट इज 1 2 3 4 5, क्लियर। दूसरे मेरे 1 वेट ए सेकंड 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे आपके पास क्या होगी, यहाँ पे बीट्स की फिनोमेना ओकर करेगी, क्लियर। एंड जो नेट वेव हमारे पास होती है यहाँ पे आपको कुछ यूं दिखती है, क्लियर, आपको कुछ यूं दिखेगी इसमें नेट वेव, देखिए कुछ यूं आपको दिखेगी इस प्रकार से। वेट ए सेकंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ऐसे आपके पास कुछ नेट वेव बनती है, क्लियर। सो आपको ऐसे दिखेगा इसमें,
ऐसे आपको यहाँ पे नेट वेव फॉर्म होती है। क्लियर। सो ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो आपके एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी सिंपली फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड। क्लियर। एंड ये हमारे पास होती है ν1 माइनस ν2, यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी ν1 दूसरे की ν2। सो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ ν1 माइनस ν2। इससे ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ, टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो दो के लिए क्या होगा, जो टाइम पीरियड होगा दिस विल बी ν1 माइनस ν2, 1/ν1 माइनस ν2 यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक। क्लियर। ये जो आपको दिख रही है ट्यूनिंग फॉक्स, इनको हम बोलते हैं। क्लियर। बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इनका यूज़ होता है। क्लियर। सो इनकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं गिटार वगैरह, वहाँ पे बीट्स की एप्लीकेशन होती है। या फिर जो डेंजरस गैस होते हैं माइनस वगैरह में, वहाँ पे इनको डिटेक्ट करने के लिए बीट्स फिनोमेना का यूज़ किया जाता है। या फिर रेडियो रिसेप्शन वगैरह में अगेन बीट्स का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव्स। एंड अगर कोई टॉपिक पेंडिंग रहा होगा, यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। वहाँ पे मेंशन करना कि अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा, उसके लिए मैं अलग सेशन लगाऊंगा एंड फर्दर आपके MCQs वगैरह मैं कराऊंगा। एंड साथ ही में आपका जो क्या बोलते हैं इसको, मॉडल टेस्ट पेपर, उसको भी मैं कवर कराऊंगा। थैंक यू ऑल। आप अपना एफर्ट अच्छे से देते रहिए। थैंक यू ऑल।